रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। सर्वेभ्यो नमो नमः। पूर्व कक्षा में आप सभी को कुछ सूत्रों के बारे में बताया गया था, जो सूत्र आपके आगे भविष्य में काम आएंगे। जो सूत्र थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, झलाम जश झसी और खरीचा। अच्छा, ये थोड़ा ये बता दीजिए कि आप लोगों को समझ में आए थे वो सूत्र? मनीष महोदय जी, मैंने थोड़ा मिस किया था, लेकिन मुझे एक प्रश्न है कि खरीचा ही लिखा है तो उसमें क्या आगे के दो सूत्र की अनुवृत्ति है क्या? जलाम जैसे झलाम जल जैसे जशी देखिए, और चर्च वाले का। हाँ देखिए, सूत्र का अर्थ झलाम से तो झलाम जल झसी तो झल की अनुवृत्ति आ जाएगी, ठीक है। हाँ, और जो आपकी बच्ची चर की अनुवृत्ति, वो किसी पूर्व सूत्र से आ जाएगी। वो भी 8-4-54 से आ रही है। 8-4-54 जो है जी वो अभ्यास चर्च, तो वहां से आ रही है। जी जी। देखिए, एक बात मैं बताता हूँ आपको। हाँ पूर्व कक्षा में मैंने आप सभी को बताया था कि तीन चीजें होती हैं। आदेश होता है, वो सॉरी, सबसे पहले स्थानीय, फिर आदेश, फिर निमित्त। स्थानीय बताया था, स्थानीय के ऊपर विचार हुआ था कि जिसके स्थान पर कार्य होता है उसे कहते हैं स्थानीय, और जो कार्य होता है उसे कहते हैं आदेश, ठीक है। अब ये जो जिस कोई कार्य, जो कार्य आप कर रहे हो किस कारण से कर रहे हो, तो वो हाँ आपका होता है निमित्त, ठीक है। तो देखिए, जब तक आपका जब हम सूत्रों की निवृत्ति करते हैं ना, जब हम सूत्रों का अर्थ निकालते हैं सूत्रों का, तो क्या होता है कि एक मिनट महोदय, ऐसे। हरिओम। तो मैंने पूर्व कक्षा में बताया था, तो देखिए क्या होता है, जैसे क्रम चलता है ना, जो अष्टाध्यायी का क्रम चलता है, तब ये रहता है कि एक स्थानीय होता है, तो स्थानीय का क्रम चलता है। तो जब तक एक स्थानीय का क्रम जब तक चलेगा जब तक अगले स्थानीय का क्रम ना आ जाए। क्या समझ में आ रहा है? हरिओम। हाँ, बोलिए बोलिए। जैसे देखिए, अभी सूत्र ने बोला झलाम, कि झल के स्थान पर कार्य होता है, ठीक है। जब तक कोई अगला सूत्र आकर के कुछ ये नहीं कहता है कि खर के स्थान पर होता है, किसी और के स्थान पर होता है, हल के स्थान पर होता है, तब तक झल की अनुवृत्ति चलेगी, ठीक है। और ऐसे ही स्थानीय में भी होता है, जब तक स्थानीय की अनुवृत्ति चलेगी जब तक नया आकर के कोई सूत्र आके कहेगा नहीं, मतलब सूत्र में नए स्थानीय की अनुवृत्ति नए शब्द नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे कि मतलब कि मैं आपको आज देखता हूँ, अभी विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो वही कहने का मतलब मेरा ये है महोदय कि खरीचा सूत्र में देखिए खरी पढ़ा गया है, ठीक है। तो और झलाम जस झसी में क्या पढ़ा गया है? झसी पढ़ा गया है, ठीक है। झसी और खरी दोनों में सप्तमी विभक्ति है, और सप्तमी विभक्ति होने के कारण निमित्त है ये, ठीक है। तो जब झसी पढ़ा गया था तो झसी की अनुवृत्ति चली थी कि झस परे होने पर होगा। अब जैसे ही खरी पढ़ा तो मतलब कि झस को रोक दिया, अब खर चल स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब पहले अब धातु भवादिगण की धातु को सिद्ध कर लेते हैं पहले, ठीक है। आज लास्ट क्लास में आज पूरी। महोदय हरिओम। महोदय हाँ जी मनीष महोदय हरिओम। बोलिए। महोदय, जैसे आपने निमित्त में बताया कि सप्तमी विभक्ति होती है, निमित्त में जैसे आपने बताया सप्तमी विभक्ति होती है, स्थानीय में षष्ठी विभक्ति होती है, आदेश में कौन सी विभक्ति होती है? आदेश में प्रथमा विभक्ति होती है महोदय। आदेश में प्रथमा, आदेश और आगम में प्रथमा विभक्ति होती है। हाँ जी, ठीक है। तो अब देखिए, अब चलते हैं आगे। आदेश में आदेश में बताया तो महोदय भी, देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, आदेश में और स्थानीय षष्ठी। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो झलाम है ना, इसलिए षष्ठी के
देखिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, ज्यादा वो नहीं लिखूंगा। 6 से आपको समझना है षष्ठी, ठीक है। और पॉइंट डाल के यदि मैं 3 डालूंगा तो आपको समझना है बहुवचन, ठीक है। और यदि 1 डालूंगा तो एक वचन, 2 डालूंगा तो द्विवचन, और 3 डालूंगा तो बहुवचन समझना है, ठीक है। आपको समझ में आया? अभी जो झलाम है आपका, ये षष्ठी विभक्ति के का बहुवचन है, ठीक है। अब आया जश, ठीक है। जश है प्रथमा विभक्ति का प्रथम एक वचन, ठीक है। अब आया झसी, ये है आपका सप्तमी विभक्ति का एक वचन, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको? तो ये षष्ठी विभक्ति है, अर्थात जल के स्थान पर कार्य होगा। जो कार्य होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, जश में प्रथमा विभक्ति है तो जश में, ठीक है। और झसी में सप्तमी विभक्ति है, अर्थात झस के बाद में होने पर कार्य होगा, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। तो हमने तो यहाँ पर निमित्त बोलेंगे झसी को। जी, निमित्त झसी को बोल सकते हैं, ठीक है। जब नहीं निमित्त झसी को बोलेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। अभी अब देखिए सभी लोग, धातु क्रमांक 38 हमने पूर्व कक्षा में इस सूत्र के ऊपर विचार, इस धातु के ऊपर विचार कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसमें देखिए, सबसे पहले आप लोग सभी लोग कितने नोट कर लीजिए कि इसमें माताजी की पुस्तक में कितने सूत्र लगा रहा है। एक सूत्र पहला कौन सा है? धात्वादेहे शाह सहा, ये आप पढ़ चुके हैं। धात्वादेहे शाह सहा बताइए। दूसरा सूत्र लगा रहा है स्तोहोश्चुनाश्चुः, आपको पूर्व कक्षा में बताया था, तो आपको पता लगा था स्तोहोश्चुनाश्चुः सूत्र का अर्थ, ठीक है। और झलाम जस झसी, इस सूत्र का भी पूर्व कक्षा में अर्थ आप सभी को बता दिया गया था। इस धातु को सिद्ध करने के लिए इन 3 सूत्रों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, और आपने ये 3 सूत्र आप सभी ने पढ़ चुके हैं। तो अब इनको लगा करके कार्य समझते हैं, कैसे कार्य करना है इन सबको लगा करके। तो सबसे पहले देखिए हमारी धातु है षष्ज, ठीक है। अब इसमें बोलते जाइएगा आप लोग। ये धातु इस प्रकार है, षष्ज धातु है, भवादिगण के होने के कारण इससे हमने शब्द विकरण लगाया, और प्रत्यय क्या लगा दिया हमने? कोई भी प्रत्यय लगा लीजिए, तिप्ति लगा लेते हैं, ठीक है पहला। अब बताइए शब्द में इत संज्ञा क्या बचेगा? आ। अब षष्ज धातु में कुछ कार्य करना है क्या? बताइए। धात्वादेहे शाह सह, धात्वादेहे शाह सह से मूर्धन्य शकार को दंत सकार हो गया, आप सभी पढ़ चुके थे। अब देखिए, जब मैंने बताया था आप सभी को, आपको हल संधि का विचार कहाँ करना है? जब 2 व्यंजन एक साथ मिलेंगे। तो षष्ज में 2 व्यंजन एक साथ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? एक सा मिल रहा है, एक जा मिल रहा है, ठीक है। तो अब आपको विचार करना है। तो आपका पहला विचार क्या है कि देखिए, आपको मैं अभी इतना बताता हूं केवल कि पूर्व वाला जो आपका वर्ण है, यदि वो सकार और तवर्ग होगा, क्या होगा? सकार और तवर्ग, ठीक है। पूर्व वाला वर्ण आपका यदि सकार और तवर्ग होगा तो आपको क्या करना है? उसके बाद में यदि तालव्य शकार और चवर्ग, ठीक है। चवर्ग बाद में होगा तो सकार तवर्ग को भी शकार चवर्ग हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको? कहने का मतलब ये है कि पहले एक बार इसको थोड़ा हल्का सा विचार कर लेते हैं कि अगर पहले कहीं पर सा है, ठीक है, सा है, इसमें 3 चीजें हैं। आपको मैं बताता हूं, आदेश, स्थानीय और निमित्त के हिसाब से बताता हूं, ठीक है। आप सभी लोग समझ लीजिएगा कि आपको उस चीज से अच्छे समझ में आएगा। तो यहां पर, ठीक है। अब यहां देखिए महोदय, आप सभी लोग, स्थानीय क्या है? इसके स्थान पर कार्य करने के लिए कहा मैंने अभी आपको, सकार और सकार और तवर्ग, ठीक है, ठीक है। इन 2 के स्थान पर कार्य होगा, ठीक है। अब क्या कार्य होगा? तो आदेश को बाद में लिखेंगे, पहले निमित्त को देख लेते हैं, क्योंकि स्थानीय मिलने के बाद में आपको निमित्त देखना पड़ता है। उसके बाद में जब निमित्त मिल जाता है तब उसके बाद में आपको आदेश करना पड़ता है, ठीक है। अब निमित्त है आपका शकार
और चवर्ग, ठीक है। और आदेश है आपका ठीक है। अब महोदय आप सभी को दिख रहा होगा, सभी माताओं सभी को दिख रहा है आप सभी को। तो देखिए अब निकुंज महोदय, अब आपको जी पता सर। लग गया है स्थानीय, आदेश और निमित्त, ठीक है। अब आप इसका अर्थ बताइए कैसे बनाएंगे आप। स्थानीय सकार और तवर्ग यदि स्थान में, यदि उसके बाद में यदि शकार और चवर्ग आता है तो शकार और चवर्ग का आदेश होता है। हाँ, शकार और चवर्ग आदेश होगा। आपको सभी को पता लग गया कि सकार तवर्ग स्थानीय है, निमित्त क्या है, शकार चवर्ग है, और आदेश क्या है, शकार चवर्ग ही है, ठीक है। तो अब देखिए मनीष जी, इसमें सकार और तवर्ग दोनों ही एक साथ में आना चाहिए या नहीं, कोई भी एक? कोई भी ऐसा नहीं होता। सकार या तवर्ग, सकार या तवर्ग, तवर्ग बोलने पर तवर्ग, अब हम तवर्ग बोल रहे हैं, तवर्ग बोलने पर ये तो नहीं ता था दादा ना एक साथ आना है जी, नहीं। ता मिले, सा मिले, कुछ भी मिले, 6 सा 1 और तवर्ग 5, इन 6 में से कोई भी मिले तो उन 6 में से आपको क्या कर देना है, क्रम से कर देना है। क्रम से कैसे करना है, तो जब भी आप आदेश करेंगे तो आपको दंत सकार के स्थान पर हमेशा तालव्य शकार करना है, और तवर्ग के स्थान पर जब आप चवर्ग आदेश करेंगे तो आपको क्रम से करना है। कैसे करना है महोदय, क्रम से। तो तवर्ग में क्रम से करेंगे तो ताकि जब ता की जगह चा, था की जगह छा, ठीक है, समझ में आया आपको। हाँ जी। अब कब होगा, जब शकार चवर्ग का बाद में होगा, निमित्त जब शकार चवर्ग होगा। तो देखिए अब यहाँ पर हमने घटा देते, तो यहाँ पर 2 वर्णों का संयोग है, इसका है महोदय संयोग है सकार और जकार का, ठीक है। शकार। अब देखिए पूर्व सूत्र की शर्त क्या थी कि सकार और तवर्ग के स्थान पर कार्य होता है, ठीक है। तो सकार तवर्ग है पूर्व में, है कि नहीं है। और जब हम कह रहे हैं कि उसके बाद में सकार तवर्ग के बाद में यदि तालव्य शकार अथवा चवर्ग होगा तो बाद में तालव्य शकार है या चवर्ग, बताइए। चवर्ग है, ठीक है। तो इस तालव्य इस दंत सकार के स्थान पे क्या हो जाएगा महोदय, चकार नहीं, तालव्य शकार, तालव्य शकार। अभी बताया था आप सभी को कि दंत सकार के स्थान पे तालव्य शकार होगा और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग होगा। क्यों होगा, तो देखिए स, त, थ, द, ध और न, ठीक है। अब इनको क्रम से होता है, तो इस प्रकार महोदय क्रम से होगा। तो आप सभी को अब देखिए समझ में आ रहा है कि सा के स्थान पे तालव्य शकार होगा, ता के स्थान पे चवर्ग, ऐसे करके क्रम से करना है, ठीक है। आपको आदेश आपको क्रम से करने हैं, ठीक है। अब देखिए जब सच आपका हो गया, जब तालव्य शकार बन गया, तो मैंने आपको पूर्व कक्षा में लास्ट में जाते समय एक बात बताई थी कि अब आपका ये जो तालव्य शकार है ये झल में आता है कि नहीं आता, ये बताइए। आता है, हल में आता है ना। अब इसमें बताइए, इसके बाद में अब आपने विचार करा कि झल में आता है। अब आपको 2 विचार करने हैं कि इसके बाद वाला जो वर्ण है वो आपका झष में आ रहा है कि चर में आता है, बताइए। जो इसके बाद में आपका जो जा है, चर में आएगा, चर में आता है, चर में आता है, नहीं चर में नहीं आता है, नहीं चर में नहीं आएगा, छल में आएगा। नहीं, आप देखिए नहीं समझे आप। हाँ, झष में आएगा, संजीता भगिनी बताइए। झष में, ठीक है। देखिए मैंने आपको पूर्व बताया कि निमित्त 2 है, ठीक है, जो आपको बताया था। एक निमित्त क्या था, ये सॉरी यहाँ झष लिख दिया था मैंने। हाँ, निमित्त 2 हैं आपके, झष और चर, ठीक है।
तो झष में आते हैं आपके 4 और 3, और चर में आते हैं आपके 2, 1 और 3 में शकार। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, क्या है महोदय, यहाँ पर ज है आपका, दिख रहा है आपको, आपका यहाँ पर ज है, और ज किस में आता है, च छ ज, तृतीय वर्ण है, ठीक है, तृतीय वर्ण है। तृतीय वर्ण होने के कारण आपका किस में आएगा, झष में आएगा, ठीक है। हाँ, तो इस चीज का क्लियर करिए। अब देखिए झष में आया है तो क्या आदेश होगा बताइए, जश आदेश होता है। जश नहीं आदेश। तो तृतीय का वो चतुर्थ का तृतीय करना है, आदेश तृतीय करना है। नहीं, आदेश तृतीय करना है, ठीक है। तो अब आदेश तृतीय करेंगे किसके स्थान पे, तालव्य शकार के स्थान पे, तो क्या होगा, अब जब बात उठी कि नहीं, अभी देखिए समझिए, जब बात उठी हमारी कि हमें तालव्य शकार के स्थान पे तृतीय वर्ण करना है, ठीक है, तो हम क्या करें, तो प्राप्त हुआ ज ब क ट द, ठीक है। तो आपने देखा कि हमारे तृतीय वर्ण तो यही होते हैं। अब तालव्य शकार के स्थान पर ये करें तो कैसे करें, तो आपको जब भी किसी के स्थान पर किसी को बिठाने में दिक्कत आती है, याद रखिएगा महोदय, सभी लोग, आप सभी लोग, जब भी आपको किसी के स्थान पर किसी चीज को बिठाने में दिक्कत आती है, किसी वर्ण को बिठाने में दिक्कत, तो उसका स्थान मिलाइए, केवल आप क्या मिलाइए, उसका उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान मिलाइए, ठीक है। अब देखिए, तो मैंने आपको पूर्व बताया कि ये जो तालव्य शकार है इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु, तालव्य से हाँ, तालु, तालु, ठीक है। अब इन गो- सब में ज ब ग ड द में कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान तालु है, जो है जो ज है ना, केवल, समझ में आया आपको, तो ज हो गया, ज का उच्चारण क्या है, तालु है, और सबका अलग अलग है, तो हो गया आपका सज्ज, ठीक है, समझ में आया आपको। अब सज्ज बन गया, अब इसके बाद में कुछ नहीं होगा, ठीक है, आपने जोड़ दिया तो सज्जति बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, जोड़ने पर सज्जति, ठीक है, समझ में आया महोदय आप सभी को। मनीष महोदय, जी महोदय, सज्जते है क्या, पूरा बाउंसर गया। मुझे बेसिक क्वेश्चन ये है कि हमने जो मूल धातु लिया उससे धातुआदेश करके श का स बनाया, जी, वो तो धातु हो गया, फिर अभी वो धातु के हम ऊपर हम क्यों प्रक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे के साथ संधि तो नहीं हो रही है, तो संधि- इसके लिए मुझे देखिए, कुछ समझ में नहीं आया। देखिए महोदय, आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले आपने देखा सज्ज धातु में, दोबारा समझा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि ये धातु भी जब मैं पढ़ता हूँ ना इस धातु को, तो मेरे लिए पढ़ाने के लिए मेरे लिए टेढ़ी धातु है, क्यों, क्योंकि ये धातु एकदम से व्यक्ति पढ़ता कुछ और क्रम से रहा होता है, और एकदम से उसको पहुंचा के किसी और क्रम में देती है, ठीक है। तो इस धातु में दोबारा बताता हूँ आपको, तो देखिए, नहीं, पहले बेसिक क्वेश्चन है कि धातु के अंदर हम लोग, ठीक है, धातुआदेश है तो हमने स से श किया, लेकिन आगे क्यों हम लोग आगे प्रक्रिया कर रही है वो धातु के ऊपर, उसके तो हमें फिर प्रत्यय के साथ ही काम करना चाहिए, अंग कार्य करना चाहिए। अंग कार्य महोदय, अब आप ये बताइए अंग कार्य क्या प्राप्त है, नहीं, अंग कार्य जो भी होगा प्राप्त, लेकिन मुझे मेरा क्वेश्चन ये है, मैं फिर से बोलता हूँ कि ये पहले धातु लीजिए, जो मूल धातु है, ये तो आपकी धातु मूल धातु है महोदय, मैं एक लिख देता हूँ, कहना के उद्देश्य नहीं है। हाँ, ये मूल धातु है, ठीक है। ठीक है, ये मूल धातु है और आपकी। अभी उसके ऊपर हमें पता है कि एक ही धातुआदेश है कि श जी, तो ये हो गया, तो अपना फिर धातु को फिर हम लोग क्यों फिर प्रक्रिया कर रहे हैं धातु पे। तो देखिए धातु को हमने देखिए अभी हमने धातु में इत संज्ञा, सबसे पहले हमने प्राप्त, हम सबसे पहले जो देखते हैं, मैंने आपको बताया था प्रक्रिया क्या है, कोई भी हमें धातु मिले सबसे पहले हमें उसमें क्या करना होता है, इत संज्ञा करनी होती है, ठीक है। इत संज्ञा करी हमने, षष्ज बच गया, ठीक है। इत संज्ञा करने के बाद हमें करना था कि सत्वादि चार कार्य प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है। हमने सत्वादि चार कार्य प्राप्त था तो हमने कर दिया, धात्वादेह सा सूत्र के द्वारा हमने स कर दिया। अब धातु अब हो गया आपका, ठीक है। अब हमने सोचा कि अब इसके अंदर अंग कार्य करें, तो देखा कि भैया अंग कार्य तो कुछ प्राप्त ही नहीं है। कैसे प्राप्त नहीं है, तो देखिए न सा धातु का अर्ध धातु क्यों लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि इगंत अंग नहीं है। और अब हमने सोचा कि हम पुगंत लघुपद सिचा लगाएं, तो कहेंगे पुगंत लघुपद सिचा भी नहीं लगेगा क्योंकि उपधा में तो सा है, लघु इक नहीं है, ठीक है। और इसके लिए किसी सूत्र ने आकर के कुछ कहा नहीं कि इसके लिए स्पेशल कार्य हो, ठीक है। तो अंग कार्य में कोई प्राप्त हुआ ही नहीं,
ठीक है। सही। अब जब अंग कार्य प्राप्त नहीं हुआ तो हमने देखा कि दो व्यंजन मिल रहे हैं आपस में। संयोग आदि, हाँ, संयोग है। संयोग है दो व्यंजनों का। ओके। और तुरंत संयोग जैसे मिलता है जब हमने देखा कि अंग कार्य होने के बाद में, अंग कार्य करने के बाद हमें क्या करना, संधि करनी होती है। अच्छा। अंग कार्य हमारा कोई प्राप्त नहीं हुआ तो हाँ। हमने क्या करना कि अब हम देखते संधि प्राप्त तो नहीं है, संधि देखा तो हमने कहा कि सा और जा के बीच में संधि प्राप्त है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सूत्र वो आता ज्या है। और अ के साथ होना चाहिए ना, अभी हम लोग धातु पे नहीं, क्यों देख रहे हैं? आप उसमें कर लीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। आप पहले जोड़ लीजिए। देखिए आपने पहले इसलिए कि मतलब कहने का मतलब वो है कि आपने विकर्ण लगा दिया, ठीक है। हाँ। अब सज्ज बन गया, ठीक है, और आपने ते लगा लिया, ठीक है। हाँ। ठीक है, अब सज्जते बन गया। अब पद बनने से पहले आपको पद कर, अब ये पद आपने तो पद बना दिया, पर आपको पद बनाने से पहले ही सारी चीजों का निर्माण करना पड़ेगा महोदय। आपको वो पद कहाँ बना, से आता है? प्रक्रिया कौन सी है वो मुझे नहीं समझा। प्रक्रिया यही प्रक्रिया है महोदय कि जब आप अंग कार्य कर लें और उस अंग कार्य करने के बाद में आपको क्या कहते हैं, अंग कार्य का मतलब समझते, क्या समझते हैं आप? नहीं, वो प्रत्येक को देख के जो होने वाले कार्य हैं, प्रत्यय को बाद में बैठा, प्रत्यय बाद में बैठा हो और उसके बैठे रहने पर पूर्व वाला जो अंग हो उसके अंदर कोई ना कोई कार्य प्राप्त हो तो वो कार्य करना, ठीक है। प्राप्त नहीं था तो नहीं किया हमने, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्राप्त नहीं है मतलब हमने कोई कार्य नहीं किया तो अब हम जोड़ दें केवल प्रत्यय को, नहीं। अब उसके अंग कार्य के बाद में यदि संधि प्राप्त है तो संधि कर लेनी चाहिए हमें, ठीक है। मतलब वो संयोग आदि है इसलिए संधि प्राप्त है। ओके क्योंकि ओके, हमेशा जो हल संधि जो होती है मैंने आपको बताया था, दो स्वर जैसे ही मिलेंगे आपस में, दो स्वर तो आज संधि होने लगेगी। और जो क्योंकि पाणिनि जी का जो काम है ना, स्वरों में तो क्या काम है कि दो स्वरों को एक स्वर बनाना काम है उनका, दो स्वरों को एक स्वर बनाना काम है, ठीक है। और व्यंजनों में कुछ चीजें, दो व्यंजन एक साथ मिलेंगे तब हल संधि प्राप्त होती है, ठीक है। तो आपने जितनी भी धातु पढ़ी होंगी उसमें ये धातु है जिसमें दो व्यंजन आपके एक साथ मिले हैं, ठीक है, इसलिए आपने हल संधि प्राप्त करी। ठीक है ठीक है, अभी अभी समझा, मतलब वो संधि कार्य ही है। हाँ, संधि कार्य है, ठीक है ओके। ठीक है। अब देखिए आप मनीष सर, एक मिनट, मनीष सर एक मिनट। आखिर में आपने जब वो सज्ज करने के पहले सश्च किया था, सश्च, उसके बाद वहाँ हम लोग सामने सूत्र स्तोष्टुनाष्टुः लिखना चाहिए वहाँ। हाँ जी बिल्कुल, स्तोष्टुनाष्टुः लिखना पड़ेगा आपको। हर चीज के सामने हम सूत्र लिखते हैं ना। हाँ, हर तो उसके सामने ये सूत्र लिखना उससे ये हो जाता है ना कि उससे ये हो जाता है कि हम जब लिखते हैं तो जैसे मैंने ऊपर दिखाया था आप सभी को कि यहाँ देखिए मैंने जैसे लिखा है ना, हाँ मैंने ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि गम शप और ती है, ठीक है। अब गम शप टिप में कौन सा सूत्र लगाया, तो इशुगमी अमामछा लगाया, ठीक है। अब हमने देखा इशुगमी अमामछा लगने के बाद में फिर क्या होता है, तो ऐसा बन जाता है। उसके बाद में हमने क्या सूत्र लगाया, ये बना, उसके बाद हमने छेचा लगाया, ठीक है। तो पहले आप बना लें, उसके बाद जो सूत्र लगा प्राप्त है उस सूत्र को आगे लिख दीजिए। इस प्रक्रिया से आप लिखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि अगला सूत्र क्या लगाया हमने, फिर क्या सूत्र लगाया, फिर क्या सूत्र लगाया। इस प्रकार देखिए, दिख रहा है आप सभी को यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। अब चलते हैं आप सभी को ये झलाम जैसी हल संधि के बारे में विचार करेंगे। अब ये धातु सिद्ध हो गई। अब अगली धातु है हमारी स्थिवु क्लमु चमाम शिति, ठीक है। तो कितनी धातु है महोदय, दो धातु है आपकी। कितनी धातु है, दो। एक स्थिव, तीन है ना सर, स्थिवु क्लम और चम तीन धातु। नहीं ये तो वैसे तीन है पर लेकिन भवादिगण की दो है धातुएं इसमें। इन तीन धातुओं में से दो धातु आपकी भवादिगण की है, ठीक है महोदय। कौन कौन सी धातु, एक स्थिव और क्लम, एक स्थिव और एक क्लम, ठीक है। आपको अभी क्या करना है, स्थिव और क्लम को देखना है। आप देखिए यहाँ पर आपके 39वें नंबर की, 39वें नंबर की आंग चमु और स्थिव, ठीक है। ये दो धातु है ना आपकी, आज चमु। अब ये आंग चमु अदने बोल रहे हैं जो ये, तो आंग उपसर्ग लग करके ही इस धातु का प्रयोग होता है, ठीक है। समझ में आया। उपसर्ग आपको एक बार लिखवाए थे, आपको याद होंगे। कितने उपसर्ग होते हैं बता सकते हैं कोई? 22 उपसर्ग होते हैं। तो आंग उपसर्ग पूर्व लगने पर चमु धातु का प्रयोग होता है। किस अर्थ में, खाना अर्थ में, ठीक है, भोजन करना अर्थ में, ठीक है ना। अहम भोजनम आचामति,
तो आप ये बोलेंगे ना, तो मैंने भोजन कर मतलब मैं भोजन कर रहा हूं, ठीक है, आचामती। तो ये क्या है कि इसका अर्थ भोजन करना ही है इस धातु का। अब इसको सिद्ध करते हैं, आचम और ष्ठिव, इन दो धातु को सिद्ध करेंगे। तो याद रखिए दोबारा कि जब भी आप चम धातु का प्रयोग करेंगे, इससे पूर्व में आपको क्या करना है, आ का प्रयोग, आंग उपसर्ग का प्रयोग करना है। आंग में आ और ङ रहता है और ङ की संज्ञा हो जाती है, तो आ बचता है। आचम बन गया आपका। आचम के बाद में आपने महोदय क्या लगाया, भवादिगण की धातु है, शप लगाया। शप में एक संज्ञा के बाद क्या बचा, अ, और प्रत्यय लगा लिया हमने, ती प्रत्यय। ठीक है, अब देखिए सूत्र था आपका क्या है, ष्ठिवु क्लमु चमाम शिति। ये महोदय क्या कहता है, एक बार पढ़ के बता सकते हैं कोई ना कोई। चित प्रत्यय परे होने पर ष्ठिव और क्लिम और चमाम शिति पर कार्य होगा। हाँ, अब देखिए दीर्घ होता है। हाँ, अब एक बार मैं बोलूं महोदय, तो अब इसमें भी आप आदेश, स्थानीय और निमित्त लगाइए। कोई लगा सकता है इस सूत्र में? निमित्त तो आपको शित प्रत्यय परे होने पर आ जाएगा। क्षिति में सप्तमी विभक्ति है महोदय। हाँ, तो हाँ, आपको पता लगे निमित्त आपका हो गया, शित निमित्त हो गया। ठीक है, ष्ठिव क्लमु चमाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, जैसे रामाणाम बनता है ना, ऐसे ष्ठिव तो क्लमु उसके चमाम स्थान पर हो गया, तो ष्ठिव और क्लम और इनके स्थान पर कार्य हो गया। उसके ठीक है, स्थान पर ये हो गया आपके और आदेश स्थानीय हो आपका गए। दीर्घ हो गया। अब दीर्घ की अनुवृत्ति आ रही होगी पूर्व सूत्रों से। ठीक है, तो दीर्घ आपका क्या हो गया, आदेश हो गया। तो आपको सूत्रों में ये तीन चीजें देखनी होती है महोदय, आदेश, स्थानीय और निमित्त। ठीक है, अब आपको धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है ना सूत्रों का अर्थ कैसे बनता है, कि मुझे कैसे पता लग जाता है कि यहाँ पर ये सूत्र ये कहना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि सूत्र में यदि षष्ठी विभक्ति है तो मेरे समझ में आता है कि ये इसके स्थान पर कार्य करने के लिए कह रहा है। जिसके अंदर प्रथमा विभक्ति होती है उसमें वो कार्य करेगा, वो कार्य होगा, और जो जिसमें सप्तमी विभक्ति होगी उस कार्य के परे होने पर, उस शब्द के परे होने पर। ठीक है, निमित्त तो होने पर। हाँ, निमित्त होने पर। अब ष्ठिव और आचम, इन दो धातु को सिद्ध करना है। इनको क्या करना है, केवल शित प्रत्यय बाद में है, बताइए, शप प्रत्यय है जी, शप में शित तालव्य शकार की संज्ञा होती है, इसलिए शित प्रत्यय बाद में है। इनको दीर्घ कर देंगे तो ष्ठिव को दीर्घ करने पे क्या होगा, ष्ठीव, और आचम को दीर्घ करने पे क्या होगा, आचाम। ठीक है, समझ में आया महोदय? नहीं समझ में आया? हाँ, ठीक है। बस चम को, अगर चम को दीर्घ करेंगे, चम में जो आ है, आ को दीर्घ करेंगे तो क्या होगा, आ होगा, तो चम को चाम बन जाएगा। तो आचम था, आचाम बन गया, और विकरण लगा दिया, आ लगा दिया, तो आचाम ष्ठीव। ठीक है, अब कह रहे हैं क्लमु धातु को भवादी गण में पढ़कर, आपको सूत्र भी पढ़ाया था ना एक पूर्व में, वा भ्राश भ्राश भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसि त्रुटि लशः, सूत्र पढ़ाया गया था। ये रहा आपका सूत्र, वो विकल्प से होता है। हाँ जी, ये रहा। तो वो कहता है ना कि इन धातुओं को विकल्प से शप और शन विकरण लगता, शप और शन नहीं, विकल्प से शन विकरण लगता है। तो मैंने आपको पूर्व में बताया था कि आपको यदि कोई बोले ना कि शप और शन लगता है, तो आप उस बात का खंडन हो सकता है, इस बात का खंडन कर सकते हैं कि यहाँ पर तो आपने श लगाया है, अगर आप शप और शन बोल रहे हो तो गलत ही है। तो आपको मैं यही कहता हूं कि जो सूत्र ये कहता है कि विकल्प से शन हो, तो प्रथम पक्ष में आपको शन करना है, प्रथम पक्ष में आपको क्या करना है, शन, और दूसरे पक्ष में आपको ये बोलना है कि द्वितीय पक्ष में जो प्राप्त हो वह करना है। ठीक है, वो गण के हिसाब से जो प्राप्त होगा वही करना। हाँ बिल्कुल, गण के हिसाब से जो प्राप्त होगा आपको वो करना है। ठीक है, समझ में आया? तो अब क्लम धातु थी, क्लम धातु भवादी गण की है। ठीक है, अब इस सूत्र के द्वारा उसको क्या हो गया, विकल्प से शन करने के लिए कहा गया। तो जब हमने क्लम धातु को विकल्प से एक बार शन लगाया, शप लगाया, तो आपका क्लम को क्या हो गया, क्लाम। क्लम को दीर्घ करने पर क्या होता है, कोई बता सकता है, क्लाम। और जब क्लम से हमने शन विकरण लगाया तो शन में बचेगा केवल य, शन में क्या बचेगा, केवल य, और क्लम और य, और क्लम को दीर्घ कर दे तो क्लाम प्लस य, क्लाम्य। ठीक है, आप सभी को पता लग रहा है, जोड़ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप सभी को? तो ऐसी इसी प्रकार आंग पूर्वक चम को ही दीर्घ होता है। जब कह रहे हैं कि ये जो आपकी जो धातु है चम धातु, जब ये आंग उपसर्ग पूर्व में होगा तभी इस धातु को दीर्घ होगा, अर्थात वरना नहीं होगा। ठीक है,
समझ में आ रहा है महोदय आप सबको? कि जब जैसे देखिए चमती है, ठीक है, तो आप जब चमती का प्रयोग करेंगे ना, चमती बोलेंगे, तो चमती बोलने पर इसको आप दीर्घ नहीं करेंगे, चामती नहीं बोल सकते, चामती, चम को चाम नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आपको चम को चाम करना होगा इस सूत्र के द्वारा, तो उसके पूर्व में आंग पूर्वक आंग ही होना चाहिए, आंग पूर्व में होगा तभी दीर्घ होगा, वरना दीर्घ नहीं होगा। समझ में आया? ये चमती किस गण में आएगा? ये भवादी गण में ही आएगा महोदय। चमती भी नहीं, धातु तो चमू है, वो तो उपसर्ग लगाया है उन्होंने केवल। नहीं, तो विवादी गण में उपसर्ग पूर्वक है या बिना उपसर्ग पूर्वक है? नहीं, उसमें मतलब गणों के अंदर उपसर्ग पूर्वक नहीं होती है, उसका प्रयोग जो होता है ना वो उपसर्ग पूर्वक हो जाता है। गणों के अंदर तो विवादी गण की मानी जाएगी। हाँ, मूल रूप तो चम ही होता है। ये आंग चमू लिखा है ना, ये जी, मूल रूप से चमू अदन्य होता है केवल, ठीक है। आंग तो उसमें लगा दिया उन्होंने उपसर्ग, ठीक है। सर ये भवादिगण में शब की जगह शयन कैसे आ गया? ये भवादी गण में नहीं लगा महोदय, सूत्र आता है ना एक, जो सूत्र आकर के विकल्प से कह दे कि ये यहाँ पर आपको विकल्प से करना है कार्य। विकल्प का मतलब कि आपको बताया था कि जैसे मान के चलिए कि जैसे धातु, कुछ धातु है, 5 धातु मान लीजिए आप, कोई भी 5 धातु मान लीजिए, ठीक है। उन 5 धातु भवादी गण की थी, ठीक है, और उन भवादी गण के होने के कारण उनसे शप विकर्ण प्राप्त था। फिर एक सूत्र आया, उसने आकर कह दिया कि इन 5 धातुओं को शप विकर्ण प्राप्त है, पर लेकिन इस सूत्र के द्वारा इनको अब विकल्प से शन विकर्ण भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो शन विकर्ण प्राप्त हो जाने से मतलब ये नहीं है कि वो धातु आपकी द्विवादी गण के अंदर चली जाएगी। सभी लोग ध्यान रखिएगा, अगर शन विकर्ण प्राप्त हो जाए तो ये नहीं है कि आपकी धातु द्विवादी गण के अंदर प्रवेश करके, नहीं, वो रहेगी भवादी गण की ही, पर लेकिन वो जिस गण की थी वो उसी गण की रहेगी, पर उससे जो प्रत्यय प्राप्त होता है, विकर्ण प्राप्त होता है, वो एक्स्ट्रा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया महोदय? 2 रूप बनेंगे महोदय, उसमें। यदि शयन विकर्ण है तो जी, यदि शयन विकर्ण है तो द्विवादी की तो बनेगी। नहीं, द्विवादी गण की नहीं बनेगी। शन विकर्ण लगने के, आप अगर ये बोले कि शन विकर्ण लग गया तो द्विवादी गण की होगी, नहीं, द्विवादी गण की होने मतलब शन विकर्ण लगने से द्विवादी गण की नहीं बनती है, याद रखिएगा। सर उसमें मतलब शप का मतलब शप भी लगेगा और शयन दोनों लग सकते हैं, उसका निषेध तो नहीं होता ना? शप का निषेध तो नहीं होगा? नहीं, शप का निषेध केवल द्विवादिभ्यास शन ही करता है, तो सभी धातुओं में प्राप्त होता है शप विकर्ण। तो द्विवादी गण का द्विवादिभ्यास शन सूत्र आकर के कहता है कि द्विवादी गण की जितनी भी धातु हैं उनसे शन विकर्ण हो, तो जब वो शन विकर्ण करने के लिए कह देता है तो शप का अपवाद हो जाता है। पर ये जो सूत्र आ रहे हैं ये आपके कह रहे हैं कि विकल्प से हो। विकल्प का मतलब बताया था मैंने आपको, विकल्प करने पर कभी किसी का अपवाद नहीं होता है, विकल्प करने पर वो कार्य 2 बार हो जाता है, ठीक है। और युगल किशोर महोदय, आपको मैं बता रहा हूँ कि प्रत्यय लगने पर शन विकर्ण आपने लगाया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो धातु अब आपकी द्विवादी गण की बन गई, नहीं, वो रहेगी आपकी भवादी गण की ही, पर लेकिन महोदय विकर्ण से ही तो मालूम पड़ता है कि धातु नहीं, गलत, ये हमको एक मोटा मोटी पता लगता है कि ये इस गण की हो सकती है, ठीक है। मनीष महोदय, हाँ जी, हम ये समझें कि ये भवादी गण को बोनस में मिला हुआ है? बिल्कुल, भवादी गण की धातुओं को बोनस में मिल गया है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे लेते हैं, अभी कोई दिमाग में आ तो नहीं रहा है उदाहरण, फिर भी घटाते हैं, क्या पता कि माता रानी सरस्वती माता की कृपा होती है, अपने आप उदाहरण बनने लगता है। जैसे मान लीजिए कि एक बालक के पास एक चॉकलेट है, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, या एक कुछ आप ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, एक चॉकलेट है हमारे, एक बालक के पास एक चॉकलेट है, तो उस बालक को हमेशा चॉकलेट ही मिलनी चाहिए। मतलब एक बोल दिया कि अगर लड़का है, ठीक है, अगर लड़का है तो चॉकलेट मिलेगी, और लड़की है तो उसे गुड़िया मिलेगी, ठीक है। अगर लड़का है तो चॉकलेट मिलेगी और लड़की है तो गुड़िया मिलेगी। अब उसने एक किसी ने आकर के कह दिया कि नहीं, इस लड़के को आपको साथ में गुड़िया भी देनी है, तो क्या गुड़िया मिलने से उसको लड़का लड़की बन जाएगा? बताइए। नहीं बनेगा ना महोदय।
नहीं बनेगा, सही उदाहरण दिया है। वो नहीं बनेगा ठीक वो, उदाहरण है। क्योंकि आपको वो जो हम ये नहीं देखते कि हमने मतलब कि हमने ये सोचा कि हमने मतलब कि दिवादी हमने क्या देखा कि हमने बोला कि अगर लड़की को आप गुड़िया देंगे, ठीक है, हमने ये नहीं बोला कि गुड़िया मिलने के कारण वो लड़की बन जाएगा, बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है। कि वैसे हमने बोला कि दिवादी गण की धातुओं से शन विकर्ण होता है, तो दिवादी गण के अंदर 30 धातु पड़ी है, तो उनसे 30 धातुओं से शन विकर्ण हो। ये नहीं है कि शन विकर्ण लग रहा है तो दिवादी गण की धातु हो गई, नहीं। हमने पहले दिवादी गण को दिवादी गण का विभाजन किया और उस दिवादी गण के विभाजन करने के बाद हमने शन विकर्ण उसमें प्राप्त करवाया, ठीक है। और हमने जब कह दिया कि भवादी गण की धातु है, हमने कहा कि इससे विकल्प से शन हो जाए, तो विकल्प से शन प्रत्यय लगने पर वो धातु आपकी भवादी गण की नहीं बनेगी, वो रहेगी भवादी गण की ही, उससे 2 प्रत्यय प्राप्त हो गए आपके। समझ में आया आप सभी को? किशोर महोदय, मनीष महोदय जी, जो ईगल केशव जी बोले और आप बोले, इसको अगर हमको समझना है कि शन अगर है तो ये हम लोग जानते हैं कि वो दिवादी गण का गण है, लेकिन उसके अलावा एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि ये सूत्र आया अपना वाह ब्राश हाँ, देख मैं आपको दिखाता हूँ और सूत्र से भी लग सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, आप एक चीज आप सभी ने भेजा था ना जो, ये देखिए उसमें एक वो आया था, चार्ट आया था, तो आप सभी ने ये देखिए, ये दिख रहा है आपको चार्ट, आप सभी ने भेजा है, तो मैं देख रहा था इसे, तो इसके हिसाब से मैं आपको समझाऊं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपको इसमें प्रत्यय की पहचान करना हो गया, प्रत्यादेश हो गया, धातु, इसमें विकर्ण लगाने का भी था क्या महोदय? था, संधि होगी, अमिपूर्वांग कार्यादेश, धातादेश, सूत्राणी का प्रत्यादेश, प्रत्यय की पहचान सारत और अब देखिए सबसे पहले सूत्र आया, हाँ ये आ गया आपका, दिख रहा है आप सभी को? हाँ जी। सूत्र सबसे पहले क्या, आप यहाँ 68-7 से पढ़ सकते हैं। आप सार्वधातुक के एक से आप केवल सार्वधातुक के एक से आप केवल इतना समझिए कि सार्वधातुक में ना, सार्वधातुक प्रत्यय के परे होने पर ही ये सारे कार्य विकर्ण लगेंगे, ठीक है। ये जो विकर्ण लगते हैं आपका प्रश्न होगा, यदि किसी के मन में प्रश्न आया कि सार्वधातुक, आपने ये कैसे कह रहे हैं कि सार्वधातुक प्रत्यय के लगने पर ही विकर्ण लगे, कौन कह रहा है? तो सूत्र आपका सार्वधातुक के, सार्वधातुक में सप्तमी विभक्ति है, तो आपका निमित्त क्या है? सार्वधातुक के। तो सार्वधातुक जब बाद में मिलेगा तभी आपको क्या करना है? विकर्ण लगाने हैं। अब क्या विकर्ण लगाने हैं? तो सूत्र आया कर्तरी शब्द। कर्तरी शब्द सूत्र ने कुछ नहीं कहा, उसने ये कहा कि कर्तरी, कर्तरी का मतलब होता है कर्ता अर्थ में। तो देखिए आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि जब हम रूप बनाते हैं तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तीनों रूप के ऊपर तीनों रूप बनाते हैं। अब कोई कहे कि किसी का प्रश्न हुआ कि कर्तृवाच्य हम कब बनाएंगे, कर्मवाच्य कब बनाएंगे, तो हम बोलते हैं कि विवक्षा के ऊपर है। क्या बोलते हैं? विवक्षा के ऊपर है। अब विवक्षा किसे कहते हैं? कुछ लोगों के लिए शब्द नया हो सकता है। तो विवक्षा कहते हैं कहने की इच्छा। क्या होता है विवक्षा का मतलब? कहने की इच्छा। विकल्प से लगाते हैं? नहीं नहीं, विकल्प से नहीं महोदय, कहने की इच्छा। विवक्षा मान होता है कहने की इच्छा। तो जैसे मतलब मेरी मान लीजिए निकुंज महोदय कह रहे हैं, हाँ वक्तुम इच्छा, तो अब जैसे मतलब कि निकुंज महोदय ने कहा कि पढ़ धातु का मैं कर्मवाच्य में प्रयोग करूंगा, तो उनकी इच्छा है कि मैं पढ़ धातु का कर्मवाच्य में प्रयोग करूंगा, तो उनकी कहने की इच्छा है, ठीक है। अब किशोर महोदय ने कहा कि नहीं, मैं तो शब्द में, मैं तो क्या कहते हैं कर्तृवाच्य में प्रयोग करूंगा। तो किशोर महोदय की अपनी विवक्षा है, तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी विवक्षा होती है। तो बस हम ये कर सकते हैं कि जब कर्तृ विवक्षा होगी तो आपको कर्तृ विवक्षा में आपको ये विकर्ण लगाने हैं, ठीक है। और यदि आपकी यदि विवक्षा रहे कि मैं कर्म विवक्षा में प्रयोग करूं या भाव विवक्षा में प्रयोग करूं, भाव विवक्षा मतलब समझ में आ रहा है ना, भाव मतलब भाववाच्य, भाववाच्य में कहने की इच्छा हुई आपकी, तो आपको क्या है, तब आपको ये विकर्ण नहीं लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कर्तृवाच्य ही जब आप प्रयोग करोगे तभी आपको विकर्ण लगाने हैं, अथवा भाववाच्य में आपको ये विकर्ण नहीं लगाने हैं। समझ में आया महोदय आप सभी को? क्यों?
कर्तरी किसने कहा कि कर्तरीवाच्य में ही लगाना है? तो सूत्र है कर्तरी बोला है, जो कर्तरी शब्द, कर्तरी शब्द से ही आपको पता लगता है कर्तर्थक, मतलब कि कर्तरीवाच्य के प्रयोग में ही आपको शब्द लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना है। अब विचार करते हैं कि क्या जब कर्तरीवाच्य नहीं होगा तो भाववाच्य और कर्मवाच्य में क्या लगेगा? तो भाववाच्य और ये कर्मवाच्य में यक प्रत्यय लगता है। लिखा है ना सूत्र, सार्ध धातु के यक। तो देखिए इस सूत्र ने केवल पहले ये कहा कि सार्ध धातु के यक, इसने बोला कि सार्ध धातु परे होने पर यक लगता है, ठीक है। अब इसने कुछ बोला क्या कि कर्मवाच्य भाववाच्य, कुछ में बोला? नहीं बोला, इसने कुछ नहीं बोला। इसने केवल इतना आकर के कहा कि सार्ध धातु विकर्ण बाद में होगा, सार्ध धातु प्रत्यय बाद में होगा, ठीक है, तो धातुओं से यक लग जाएगा। अब इसने ये नहीं बोला कि कर्तृवाच्य में लगेगा, भाववाच्य में लगेगा, ये कर्मवाच्य में लगेगा। इसने तीनों वाच्यों में क्या कर दिया? यक प्रत्यय प्राप्त करवा दिया। अब तीनों वाक्यों में यक प्रत्यय प्राप्त था, तो अगला सूत्र आ गया कर्तरी शब्द। उसने आकर के क्या कर दिया? तीन में से एक को निकाल लिया कि जब कर्तर्थक होगा तो शप लगेगा। अब जब कर्तरी शब्द ने शप को निकाल लिया तो क्या बचा महोदय? भाव और कर्म बचा है कि नहीं बचा? सार्ध धातु के यक के पास। तो इसलिए हम कहते हैं कि सार्ध धातु के यक सूत्र के पास में केवल क्या है? भाव और कर्म है, और कर्तरी शब्द से केवल शप होता है। सुधा तुम भी महोदय क्या बोल रही हैं? सर आप सर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि 14 से 18 तक अभी जो सामने दिख रहा है 3-1-70 भाष्य भ्रमु क्रमु वो जो है इसमें भी क्लम है, उसमें भी क्लम धातु है। और अभी हम लोग जब 38 41 ये अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग 19 40 वो 39 भी क्लम धातु है। सर ये रिपीट किया है, धातु रिपीट किया है, गलती से हुआ है, क्या हुआ है सर? वो आपको मैं बताता हूँ। अभी देखिए पहले वो आपकी जो आप कह रही है ना वो केवल उदाहरण में दिखा दिया है पूरा का पूरा, है ना, पर लेकिन हमको केवल दो धातु सिद्ध करनी है। कौन कौन सी? 39 और 40। और हमने देखा कि 39 और 40 धातु की संख्या, मतलब 39 और 40 धातु जिसकी संख्या है वो कौन कौन सी धातु है? तो 39 में कौन सी है? आचम, ठीक है, और 40 में स्थिव। तो केवल स्थिव और चम के लिए बता रहे हैं, ठीक है, पर लेकिन वहां पर क्लम क्यों पढ़ा गया है? तो बस इतना बताना है कि ये जो सूत्र है ये तीन धातुओं को करता है, तो क्लम धातु को भी करता है। और क्लम धातु को पहले कर चुका है कि नहीं कर चुका है? बताइए। ये देखिए, ठीक है ना, दीर्घ हुआ था ना, क्लम और क्रम। हाँ जी। तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो आपका यहाँ बना है क्लम धातु, देखिए यहाँ देखिए क्लम दिख रहा है आपको? यहाँ पर क्लम धातु थी, क्लम धातु से शब्द विकर्ण लगाया आपने, तो क्लम को क्लाम कैसे बन गया यहाँ पर? चलिए ये तो हम मान लेते हैं क्रम को क्राम परस्मी क्रमः परस्मी पदेषु ने करा, पर क्लम को क्लाम किसने किया? तो किस सूत्र कहता है? स्थिवु क्लमु चमाम शिति, इसी सूत्र ने किया। और शन लगाया तब भी स्थिवु क्लमु चमाम शिति ने करा, ठीक है। केवल इसको ही क्लम को क्लाम क्यों हुआ है, अन्य को क्यों नहीं हुआ? भ्रम को भी भ्राम में कर देना चाहिए था, क्यों? क्योंकि भ्रम के लिए कोई स्पेशल सूत्र नहीं पढ़ा गया, ठीक है। अब जो बात चल रही थी आपकी क्रम से समझाने की, महोदय आपने बताया सार्ध धातु के यक में जो है कर्म कहीं भी नहीं लिखा हुआ या भाव नहीं लिखा हुआ, तो उसमें अनुवृत्ति तो हुई है। अनुवृत्ति किसकी हुई है? भाव कर्म। वो आपकी बात बिल्कुल सही है। आप ये भी भाव कर्मणों से भी समझ सकते हैं, आप ना और उससे भी समझ सकते हैं कि भाव कर्मणों हो फिर सार्ध धातु के यक। तो मतलब अब देखिए पाणिनि जी ये कहते हैं कि सार्ध धातु के यक। अब कोई कहता है कि हम यहाँ पर कर्तृवाच्य कर्मवाच्य ही क्यों लें, ठीक है ना, तो इसलिए उन्होंने पीछे वाला पूर्व सूत्र बना दिया भाव कर्मणों हो, उससे अनुवृत्ति आ गई, ठीक है। पर अभी केवल मेरा समझाने का मतलब ये है, आप ये समझिए विकर्ण का चार्ट जो आपने ये पढ़ा है, मैंने आपको कभी क्रम से नहीं पढ़ाया, ठीक है, आपको मैंने कभी क्रम से नहीं पढ़ाया, आपको सूत्र पढ़ाए हैं, ठीक है। आपको क्रम से पढ़ाया था, केवल क्या पढ़ाया था आपको? ये इत्संज्ञा प्रकरण, ठीक है। पर लेकिन जब आपको मैंने विकर्ण पढ़ाया था तो विकर्ण में मैंने छोड़ छोड़ के पढ़ाया था। क्यों पढ़ाया था छोड़ छोड़ के? ताकि जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आपको समझ में आ जाए, और आज आपको जरूरत है तो आज आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए अब समझिए, मतलब महोदय आपने फाइनल ये किया कि भवादिगण में जो है श्याम भी लग सकता, सब भी लग, ये क्या नाम है, सब भी लग सकता कुछ धातुओं से केवल। अच्छा जी, हाँ जी, पढ़े तो अभी ये चार्ट देखेंगे तो 3167 सार्ध धातु के यक, तो ये तो सबको कवर कर लेता है, कर्तरी हो, भाव हो या कर्म हो, लेकिन इसके आगे ये शब्द कर्तरी को अलग कर देता है, तो बच गए दोनों। हाँ जी बिल्कुल। फिर आगे बढ़े तो दिवा बी में बोलता है कि अब देखिए कर्तरी ने कहा, एक मिनट मनीष जी,
मेरी समझ जो है वो सही है कि नहीं, अब बताइए। एक मिनट, बोलिए। कर्तरी शब्द आ गया तो उसने कर्तरी को अलग कर दिया, तो भाव और कर्म यहाँ रह गए। फिर आगे बोलते हैं कि दिवादिभ्य शन, दिवादि में शन लगेगा। फिर आगे का सूत्र बोलता है कि ये इतने सारे धातु में ये दोनों लगेंगे। बिल्कुल ठीक है। किशोर महोदय, वहां पर कर्तरी का कहीं ये भी नहीं नाम कह- निशान नहीं है। नहीं, एक मिनट, धातु यज्ञ में कर्तरी का कहीं भी नाम निशान नहीं है किशोर महोदय। गूगल किशोर जी, एक बार एक के बाद एक चलते हैं। मेरा पॉइंट क्लियर होने के बाद आपका पॉइंट लेते हैं। तो महोदय, आपकी बात का प्रश्न मैं ये कहना चाहूंगा, आपने बस सब कुछ सही बोला, पर लास्ट में आपने जो बोला ना कि इस सूत्र के द्वारा दोनों लगेंगे, शप और शन लगेंगे, नहीं, मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा कि सूत्र ने, ये सूत्र वा बोला है ना इसने, तो वा से तो हमको पता लग गया कि क्या करने के लिए बोला, विकल्प से करने के लिए कह रहा है। वा से क्या होता है, ठीक है। अब अनुवृत्ति किसकी चल रही है, शन की चल रही है, तो किसको करने के लिए कह रहा है, विकल्प से, शन को करने के लिए कह रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस प्रत्यय को करने के लिए कहा है विकल्प से, आपको वो प्रत्यय करना है, और दूसरे पक्ष में आपको क्या बोलना है, ये नहीं बोलना शप, आपको ये बोलना जो प्राप्त हो। ठीक है, समझ गए। आपको ये बोलना है जो प्राप्त हो वो लगे, क्योंकि इनमें से कुछ धातु आपकी भवादि गण की हैं, कुछ धातु आपकी किस गण की हैं, दिवादी गण की हैं, और कुछ धातु आपकी इसमें कैसी हैं, तुदादी गण की हैं। अब देखिए मैंने भी बोला कि कुछ धातु इसमें भवादी गण की है, कुछ धातु दिवादी गण की है, कुछ धातु इसमें क्या है, उसकी है ये तुदादी गण की, ठीक है। तो देखिए तुदादी गण की ये तो तुदादी गण की होगी तो समझ में आया कि शन लगेगा, और जब शन नहीं लगेगा तो तुदादी गण की धातु से श लग जाएगा, ठीक है। भवादी गण में भी समझ में आया कि भवादी गण की जो धातु है उनसे शन लगेगा, और जब शन नहीं लगेगा तो उनसे शप लगेगा। पर कुछ धातु दिवादी गण की हैं, आप उनसे दिवादी गण की धातु हैं तो उनसे शन प्राप्त है पहले से ही, आप उनको दोबारा शन करने के लिए क्यों कह रहे हो, ठीक है। तो उस स्थिति में आपको ये बोलना है कि जो धातु आपकी दिवादी गण में है तो ठीक है, तो आपने शन विकल्प से कर दिया, शन प्राप्त था, उस शन को विकल्प से कर दिया। अब कहेंगे कि दूसरे पक्ष में क्या करेंगे, तो ये बताइए कि शन किसका अपवाद है, शप का। तो आपको मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप ये बोले कि दोनों पक्ष कह सकते हैं कि यदि मैंने मतलब आपको यही कहेंगे, अब मैंने ये कहा कि क्या प्राप्त था, तो शन तो पहले से प्राप्त है, विकल्प से आप शन प्राप्त है, आपने कह दिया विकल्प से करो। अब विकल्प से करने पर ये नियम होता है कि आप इस धातु को शन विकरण होगा पर विकल्प से होगा। अब विकल्प से होगा तो क्या होगा दूसरे पक्ष में, तो दूसरे पक्ष में क्या प्राप्त था, पहले शप प्राप्त था, और शप को फिर दिवादिभ्य शन ने शन कर दिया, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इतना समझ में आ गया ना। तो ये जो शन की अनुवृत्ति आती है दिवादिभ्य शन सूत्र के द्वारा आती है, ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया। और आगे ये जो क्रम है ना, ये पूरा ये भी क्रम को भी अभी करेंगे, यशोनुपसर्गात, ठीक है ना, तो ये स्वादिभ्य श्नु श्रुवा श्रीचा, ये सब करेंगे, ठीक है। अब ये जो आ रहा है अक्षोण्यतरस्याम, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अगला पहले आपको सारे सूत्र कर देखिए, पहले ना आप एक एक करके क्रम भिन्न करके ना, आप क्रम भिन्न कर करके सूत्र पढ़ लीजिए सारे, ठीक है, सूत्र को समझ लीजिए। जब सूत्र आपको समझ में आ जाए ना, तब उनका एक बार क्रम बना लीजिए, तब आपको ऐसे चुटकी बजा के आएंगे, ठीक है। अब कर्तरी शब्द जो है कितने गणों में लागू होगा? पहले ये कोई नहीं कहता, ये किसी को नहीं कहता कि मैं इस गण में लगूंगा, ये कहता है केवल कि कर्ता अर्थ में यदि आप सार्वधातुक विकरण प्रत्यय लगाओगे, कर्ता अर्थ में आप सार्वधातुक विकरण लगाओगे तो शब्द विकरण लगेगा, ठीक है। सभी गणों में मान के चलेंगे ना, वो 1930 धातुओं में प्राप्त हो जाता है। जी जी ठीक ठीक। 1930 धातु में फिर उसका दिवादिभ्य शन उसका आके निषेध करता है, अपवाद हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर, देख लेते अपने अपने उससे हम लोग हट जा रहे हैं। तो अब देखिए 39 होगी, 40 होगी धातु, ठीक है। अब धातु 41वीं धातु आई आपकी 41 से लेकर 42 तक, ठीक है। कौन कौन सी धातु है, अक्षोण्यतरस्याम, ठीक है। एक तो देख लेते 41 से लेकर 42 तक कौन कौन सी धातु है। तो अब देखिए सिर्फ 2 धातु बची हैं आपकी स्पेशल, तो अक्षु व्याप्तौ और तक्षु तनुकरणे, ठीक है। अक्षु व्याप्तौ तक्षु तनुकरणे, तो इन दोनों धातु का समझना है। तो ये कह रहा है अक्षु धातु के लिए बताया गया कि अक्षोण्यतरस्याम, कि अक्षु धातु को विकल्प से शप तथा श्नु विकरण लगता है। कैसे लगता है, तो अब देखिए आप दोबारा इस पे जाएंगे,
तो यहाँ पर जब हम गए, एक मिनट, कुछ छूटा है क्या? हाँ, स्वादिभ्या श्नु दिख रहा है आपको, स्वादिभ्या श्नु। तो स्वादिभ्या श्नु से स्वादिगण से, इसने स्वादिभ्या श्नु ने आके कहा कि स्वादिगण की धातुओं से श्नु विकरण लगता है, ठीक है। और अब उसको श्रुभाषिचा को भी छोड़ दीजिए, अब पढ़िए अक्षोन्यतरस्याम। तो ये अक्षु धातु भी आपकी किस गण की थी महोदय? स्वादिगण में थी, वो भवादिगण की थी, ठीक है। अब भवादिगण की थी, ये भवादिगण की धातु है, और इससे कह दिया स्वादिभ्या श्नु कि इस धातु से श्नु विकरण भी होगा। तो भवादिगण की होने, पहले तो भवादिगण की थी, तो भवादिगण की धातु से केवल शप प्राप्त था। अब इस सूत्र के नीचे पढ़ दिया गया स्वादिभ्या श्नु के नीचे, तो अब इस धातु से विकल्प से श्नु भी प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया आपको? हाँ, तो अब आपको इस, अब विकल्प से श्नु प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसके क्या होता है, अभी इसको समझिए। शप लगने पर क्या बनेगा? अक्ष में यदि शप लगेगा तो कैसा बनेगा बताइए? अच्छा, कि अक्षा बन जाएगा केवल, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। अक्ष में शा लगा, शप लगा तो अक्षा बन गया। तो ये कह रहे हैं अक्षा, शप लगने पर अक्ष प्लस शप अक्षा या अंग बनकर अक्षति रूप बनेगा, ठीक है। अब जब श्नु लगाएंगे ना, श्नु लगाएंगे, अक्ष आपका हलंत है, अक्ष प्लस श्नु, तो आपका बनेगा अक्षणु। क्या बनेगा? अक्षणु। अक्षणु, ठीक है। समझ में आया? अब ये ना को ना कैसे हुआ है ना, ये आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग मेरे बात का याद रखा करें कि बाद जो मैं बोलता हूँ बाद में बताने के लिए, वो बाद में बताता जरूर हूँ, पर लेकिन उसका सही टाइमिंग आने पर बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब आपको समझ में लग गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि अक्ष धातु के दो रूप बनेंगे। अक्ष में जब शप लगेगा तो अक्षा बनेगा, और जब श्नु लगेगा तो अक्षणु बनेगा, ठीक है। किसने आकर के कहा कि विकल्प से करने के लिए? अक्षोन्त्यतरस्याम। अब अक्षोन्त्यतरस्याम। देखिए सुनिए, सब लोग सुनिए पहले। अक्षोन्यतरस्याम, अक्षोन्यतरस्याम, हाँ, ठीक है ना। अब चलते हैं, देखिए आगे लास्ट धातु हमारी जो स्पेशल धातुओं में कह रहे हैं तनुकरणे तक्षः। क्या कह रहे हैं महोदय? तनुकरणे तक्षः। तनुकरणे तक्षः। अभी कह रहे हैं जब इस धातु का जो तक्ष धातु है, तक्षु धातु है, इस धातु का जब आप क्या कहते हैं, इस धातु का जो तनुकरण अर्थ होगा, क्या होगा? जब इस धातु का तनुकरण अर्थ होगा तभी आपको इस धातु से शप और श्नु विकल्प से करना है, ठीक है। तो मैं आपको विकल्प कहाँ से आया इसमें? तनुकरणे तक्ष में एक आप देखिए, एक मिनट की दिखाता हूँ आपको मैं। आपके पास क्रम है, आप क्रम देख लीजिए, इसलिए पाणिनि अष्टाध्यायी याद करने के लिए कहते हैं, ठीक है। अभी देखिए ऊपर पढ़ा गया है अक्षोन्यतरस्याम, अन्यतरस्याम पढ़ा गया है कि नहीं पढ़ा गया है? हाँ जी, उसी से आ गया। अन्यतरस्याम से ही उसमें आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर भवादिगण की धातु थी, तनु धातु भवादिगण की थी, और स्वादिभ्या श्नु के नीचे पढ़ दिया गया उस कोटि में, तो इस विकल्प से होगा। पर शर्त क्या रख दी? तनुकरणे, कि तनुकरण जब अर्थ होगा तभी आपको क्या विकल्प से शप और श्नु करना है। समझ में आया सभी को? हाँ जी। अब आपका प्रश्न करते हैं कि अब आपका एक प्रश्न उठाते हैं कि आप देखिए यहाँ पर तो धातु का अर्थ तनुकरण ही है, तो यहाँ पर तो धातु का अर्थ तनुकरण ही है। अब आप ये क्यों बोल रहे हैं कि धातु का जब तनुकरण अर्थ होगा तभी करना होगा? तो मतलब इसका मतलब तो ये है कि जब दूसरे अर्थ भी होगा, है ना महोदय? समझ में आई आपको बात? कि जब मैं कह रहा हूं कि धातु का जब तक्षु धातु का जब तनुकरण अर्थ होगा तभी आपको विकल्प से शप और श्नु करना है, और जब तक्षु धातु का तनुकरण अर्थ नहीं होगा तो तब आपको केवल क्या करना है? केवल शप करना है, ठीक है। तो ये तो आपको बात समझ नहीं है कि धातु, इसमें धातु, इसमें तो सिर्फ तनुकरण लिखा है, तो सिद्धांत के अलावा और क्या अर्थ होगा? और क्या अर्थ होगा? तो कहते हैं धातु नाम अनेकार्थः, ठीक है। क्या कहते हैं महोदय? धातु नाम अनेकार्थः। तो कहते हैं कि धातु पाठ में धातु का जो अर्थ निर्देश किया गया है उसके अतिरिक्त और भी अर्थ धातु के होते हैं। समझ में आया? और भी अर्थ होते हैं। तो अर्थ निर्देश तो सामान्यतया या मोटा मोटी रूप में है, ठीक है ना। ये जो अर्थ निर्देश कर रहे हैं
ये तो केवल एक सामान्य रूप में कर रहे हैं कि हाँ मोटा मोटी ये होता है, ठीक है। तो यदि अब कह रहे हैं कि कहीं पर प्रसंगवश निर्दिष्ट अर्थ से जो आपको निर्दिष्ट मतलब जो आपको अर्थ दिखाया जा रहा है, इस अर्थ से आपको कहीं अलग अर्थ दिखा तो आपको वहां पर शप और श्नु नहीं करना, केवल शप करना है, ठीक है, समझ में आया? सर तक्ष का दूसरा अर्थ होता है कवर टू कवर, मैंने ढांकना। देखिए मैं आपको इसको दिखाता हूँ। अभी देखिए भागवत में, श्रीमद् भागवत में तक्षक का प्रयोग किया गया है, तक्षक नाग के लिए है ना। तो तक्ष कहते हैं काटना, जैसे बढ़ई होता है वो लकड़ी को काटता है, तो वही जो है तनुकरण का अर्थ यही है ना। देखिए यहाँ पर हाँ, तनुकरण का अर्थ है ना छीलना, ये कष्ट पहुंचाना। जी जी, उसी अर्थ में है वो, इसी से तक बना है सब। अब तक्ष धातु से नुल प्रत्यय कर देंगे आप जब, तो नुल प्रत्यय का मतलब होता है करने वाला, ठीक है। अब कष्ट पहुंचाना मतलब कष्ट देने वाला, ठीक है। पच धातु से पच धातु का अर्थ क्या होता है? पकाना, ठीक है। अब पच धातु से जब हम नुल प्रत्यय करते हैं तो क्या बनता है? पकाने वाला, ठीक है ना। तो नुल प्रत्यय जब लगता है ना तो उस कार्य को करने वाले का अर्थ बनता है आपका, ठीक है। अब जैसे पाठक बोलते हैं, ना पाठक, तो पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना, और उस पढ़ने को पढ़ाने वाला तो पाठक कहते हैं उसको, पढ़ने वाला, ठीक है। हाँ पढ़ने वाला, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो अब देखिए अब इसका देखिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमने ये कहा कि सामान्यतः हमने ये कह दिया कि तक्षणोति, तो देखिए तक्ष धातु से जब आप, पहले हम आराम से पूरा सीखेंगे, लास्ट धातु है, आराम से फोकस करेंगे, इसके विशेष धातु हो तो आप चुटकी बजा के हल करेंगे, ठीक है। तो तक्ष धातु है आपकी सभी की, ठीक है। क्या लगाया हमने? अब इस सूत्र ने कहा कि जब इस धातु का जब तनुकरण अर्थ होगा तभी आपको क्या करना है? विकल्प से आपको शप और शन लगाना है। तो हम दोनों लगाएंगे, सीधी बात है, क्योंकि तनुकरण अर्थ में ही हम बनाएंगे। पहले हम तनुकरण अर्थ में बनाएंगे, फिर तनुकरण अर्थ में नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो तनुकरण अर्थ है तो दोनों आप लगा सकते हो, शप और शन दोनों लगा सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोनों लगाएंगे। अब हमने पहले पक्ष में लगाया हमने शप, ठीक है। तो शप में बचा केवल अ, और अब क्या लगा रहे हैं? श्नु। श्नु में क्या बचेगा? नु बचेगा, ठीक है। श्नु में बचा केवल नु, ठीक है। अब तक्ष में आ को जोड़ दिया तो क्या बनेगा आपका? तक्ष, तक्ष, और तक्ष में नु जोड़ देंगे तो तक्षणु, तक्षणु हो जाएगा, ठीक है। समझ में? तो आपका तक्ष बन गया और तक्षणु बन गया, ठीक है। आगे चल करके इस तक्ष में जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है? तक्षति बनता है, ठीक है। और जब तक्षणु में जब हम प्रत्यय लगाएंगे, ती प्रत्यय लगाएंगे, तो आपको आगे प्रक्रिया पढ़ने के बाद आपको तक्षणोति बनेगा आपका, ठीक है, ठीक है। अभी तक्षणोति की कैसे बनाई आपकी अलग प्रक्रिया, पर आपको लगाना आगे कि नहीं आगे? श्नु विकर्ण लगाना कैसे लगाया? अब देखिए किस, हाँ जी बोलिए। दोनों का अर्थ ये तनुकरण नहीं है, हाँ जी तनुकरण अर्थ ही है। अच्छा, तक्षणोति और तक्षणोति, हाँ दोनों का अर्थ एक ही है। आप अब जैसे अब मैंने कह दिया, अब मैं इसको अब इसको एक साथ ला रहा हूं मैं। तक्षणोति तक्षति वा काष्ठम, ठीक है। तक्षति तक्षणोति वा काष्ठम, तो वा का मतलब ये होता है मतलब कि आप तक्षति बोलिए, आप तक्षति बोलिए अथवा तक्षणोति बोलिए, ठीक है ना। तो आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप पहले आप, हाँ तो आप ये बोल सकते हैं तक्षति काष्ठम। क्या बोल सकते हैं? तक्षति काष्ठम। काष्ठम किसे कहते हैं महोदय? लकड़ी, लकड़ी को, ठीक है। तो लकड़ी को काटता है, ठीक है, लकड़ी को काटता है। तक्षति काष्ठम, आपने बोलेंगे सह बालकः तक्षति काष्ठम, वो बालक लकड़ी को काटता है, ठीक है। या फिर आप बालिका बोल दीजिए, बड़े बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। अब आप तक्षति नहीं बोल रहे हैं, अब आपने बोला सह बालकः तक्षणोति काष्ठम, तो ये भी आपका क्या है? शुद्ध है। समझ में आया आपको महोदय? तक्षणोति भी आपका क्या है? शुद्ध है। क्यों? क्योंकि तक्षणोति का भी आपका क्या तनुकरण अर्थ है। तनुकरण मतलब छीलना अर्थ है, ठीक है महोदय? समझ में आया आपको?
तो देखिए हमने इस काष्ठम छीलना अर्थ था, तो हमने दक्षति और तक्षणोति दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एक बार कि अब जब तनुगण अर्थ नहीं है तो क्या होगा। तो केवल तनुगण अर्थ जब नहीं होगा तो केवल एक विकरण लगेगा आपका। कौन सा विकरण लगेगा महोदय? अब शप लगेगा, केवल शप लगेगा। जब आपका शप मतलब तनुकरण अर्थ नहीं होगा तब आपको केवल शप लगाना है, ठीक है। अब देखिए मैं लिख लेता हूं यहाँ पर वाग भी संतक्षित, वाग भी सन ठीक है। अब वाग भी संतक्षति का मतलब का इसका ये है कि वचनों से लताड़ता है। लताड़ना अर्थ होता है, लताड़ना मतलब आप समझते ना कि वाग भी मतलब क्या है कि वाग भी वाणी से, वचनों से, ठीक है ना। वाग भी माने वचनों से, वाणी से। और संतक्षति का मतलब हो गया लताड़ना, छीलना अर्थ नहीं हो गया, लताड़ना अर्थ मतलब बेइज्जती करता है, ठीक है। तो देखिए इस धातु का अर्थ क्या है, बेइज्जती करना हो गया, लताड़ना हो गया, छीलना अर्थ होगा क्या, नहीं हुआ। अब ये होता है कि कोई कि वो वचनों से छीलता है, नहीं छीलता है, कैसे छील सकता है। अब वो वचनों से लताड़ता है तो लताड़ना एक अलग अर्थ हो गया, कष्ट देता है वचनों से, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, तो लताड़ना अर्थ एक अलग अर्थ है, तनुकरण अर्थ नहीं है, तो केवल आपको क्या करना है, केवल शप लगाना है, शप प्रत्यय लगाना है। इसमें आप श्नु विकरण लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते, ठीक है। श्नु अगर इसमें अगर आप श्नु विकरण लगा सकते तो आप ये भी कह सकते थे संतक्षणोति, ठीक है। पर कभी भी अगर आप किसी को ये कहेंगे ना कि वाग भी संतक्षणोति, तो इसका अर्थ पता क्या हो जाएगा कि वो वचनों के द्वारा छीलता है, इसका अर्थ ये हो जाएगा वचनों के द्वारा छीलता है। और जब आप ये कहेंगे कि वाग भी संतक्षति, तो इसका मतलब है कि वचनों के द्वारा लताड़ता है, ठीक है, डांटता है, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पर तो फिर आपको सम उपसर्ग लग गया उसमें। हाँ जी, सम उपसर्ग लग गया है महोदय। सर ये सन पढ़ेंगे, सम पढ़ेंगे जी, सम सम पहले सम होता है। देखिए आपको अभी प्रक्रिया पढ़ाऊंगा, जब आपको हल संधि पढ़ाऊंगा ना, तो आपको ये मान लीजिए मैंने अपन सोच रखा है कि हल संधि को आपको ऐसे तैयार करवाना है, हल संधि, अच संधि और विसर्ग संधि को, कि आप कहें कि कुछ आए ना आए, हमको संधि अच्छे से आगे बिल्कुल। क्योंकि संधि आपको ऐसी करवा दूंगा कि सम उपसर्ग में, अब सम है, पहले क्या था, सम था, और फिर इसको बाद में सम के सन कैसे बन गया। दरअसल मैं आपको पढ़ा चुका हूं मैं इसको, तवर का अंतिम वर्ग नहीं ऐसे नहीं, ये संतक्षति ऐसे हो गया, ठीक है ना। संतक्षति आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, पर लेकिन होगा ये ऐसे ही, ठीक है। इन सब चीजों का विचार करेंगे, ठीक है ना, आगे चल करके जब संधि पढ़ेंगे। बाद वाला सही होगा आप महोदय, भी वही मैं कह रहा हूँ, अभी आप ना विचार करिए। अभी हमने ना पूरा जगत नहीं देखा है, हमने अभी पूरी हमने संधि नहीं पढ़ी है। क्योंकि अब आपको ही मान लीजिए आपने बोला ये कैसे हो गया, अब मैं उसको बताने के लिए जो नया सूत्र आता होगा, पाणिनि ने पढ़ा होगा, उसको करने के लिए वो बताने लग जाऊंगा, फिर बोलेंगे ये कैसे हो गया। तो आप केवल इतना फोकस करिए, सम उपसर्ग, ठीक है ना। मेरा काम था आपको ये बताना केवल अभी कि आप यदि शप और श्नु कैसे लगेगा और कहाँ लगेगा, ठीक है जी ठीक। अब इसके अब एक मिनट महोदय, अभी पहले मैं ये भवादिगण पूरा कर दूं, नहीं तो आज भी छूट जाएगा, ठीक है। भवादिगण पूरा कीजिए पहले। हाँ, अब देखिए जब आप अब आपको सूत्र एक याद रखना है, 2 सूत्र याद रखिए केवल, ठीक है महोदय। कौन कौन से सूत्र, वो है आपके सार धातु कार धातु के हो और एचो यवा यावह, ठीक है। अब आपको चलते हैं, सीधा प्रवेश कराते हैं किसमें, धातु में। अब आपको दिख रही है सभी को। अब कह रहे हैं कि इकारांत धातु, माता जी क्या कह रही है कि अब भवादी गण में जितनी भी इकारांत धातु हैं वो सारी की सारी माता जी ने लिख दी, ठीक है। दिख रहे हैं आपको, दिख रही है मोदी? हाँ। अब ये आपकी धातु कितनी है, 7 धातु आपकी इकारांत है, रस्व इकारांत। इनको क्या होगा, तो इगंत अंग के अंतर आती है कि नहीं आती है, बताइए। अब इनसे हम शप लगाएंगे, शप लगने के बाद में अंग बन जाएगा, ये धातु आपके अंग बन जाएंगी। उसके बाद में ये इकारांत इगंत में आती है कि नहीं आती है, बताइए। आती है ना, आती है।
तो जब इगंत अंग में आ गई तो सार धातु का अर्ध धातु कैसे गुण होगा कि नहीं होगा? गुण होने पे क्या होगा? एक बार पहले क्षी को देख लेते हैं, उसी के नाम क्षी और डी, ठीक है ना। पहले ह्रस्व इकारांत और दीर्घ इकारांत दोनों में देख लेते हैं, एक एक ले लेते हैं, और जैसे वो बनेंगी ना वैसे की वैसे सारी बनेंगी आपकी, ठीक है। अब ले लिया हमने क्षी प्लस डी, ठीक है। भवादी गण की है तो शप लगेगा, शप में आ बचा, ठीक है। आप सभी को पता लग गया। अब हमने लगाया प्रत्यय, लगा दिया महोदय, ती प्रत्यय। पहले हम अंग बना लेते हैं, पहले इन धातु और विकर्ण को जोड़ लेते हैं, उसके बाद में हम प्रत्यय लगाएंगे। तो अब क्षी है तो क्षी में महोदय अब हम क्या लगाइए? अब असंधि नहीं, पहले यहाँ पर अंग कार्य होगा। अंग कार्य क्या होगा? सार धातु का अर्धातु होगा। क्यों? ये जो आ है आपका, ये पित्त सार धातु प्रत्यय है कि नहीं है, बताइए। अजादी पित्त है, तो क्षी को गुण होके क्या हो जाएगा महोदय? शे हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। और डी को क्या हो जाएगा? डी भी एक इकारांत है, बस इतना अंतर है कि वो ह्रस्व इकारांत है, ये दीर्घ इकारांत है। और जो सूत्र बोलता है आपका सार धातु का अर्ध धातु को, वो बोलता है इगंत अंग को। तो वो ये नहीं कहता कि ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, ई उ और री हो तो उसको गुण हो जाएगा। तो ई को गुण होके क्या हो जाएगा? ए। अब आपका सूत्र आया एचो यवा यावह। अब क्या होगा? ए को क्या आदेश होता है महोदय? आय आदेश होता है। आय आदेश होगा, ठीक है। तो आय आदेश हो गया। अब देखिए आय आदेश होने पे क्या बन गया आपका? अब क्षय बन गया आपका, और इसमें क्या बन गया आपका? ठीक है। अब आपको प्रत्यय लगाने की प्रक्रिया तो मैं आप सभी को सिखा ही चुका हूँ, ठीक है ना। अब क्षयती और डयती, अब देखिए यहाँ पर इसी प्रकार कुछ नहीं करना है आपको। अब क्या करना है पता है? कैसे बताऊंगा मैं आपको? जैसे बोलना है वैसे जैसे मैं बोलूंगा आपको वैसे करना है। क्षी, क्षय, क्षय, क्षयति। पहले बोली क्षी, क्षय, क्षय, क्षयति, क्षयति। जी जे जय जयति, जय जयति। करके बोलेंगे सब लोग, म्यूट करके हाँ बोलेंगे। म्यूट करके बोले बेटर रहेगा। हाँ, ऐसी प्रकार जरी, जरे आप म्यूट करके नहीं बोलेंगे, आप साथ में बोलेंगे, क्योंकि एक तो कोई ना कोई बोलेगा ना साथ में मेरे, है ना। जरी, जरे, जरय, जरयति, श्वी, श्वे, श्वय, श्वयति, स्मी, स्मे, स्मय, स्मयति, स्मयते, ठीक है। उसके बाद श्री, श्रे, श्रय, श्रयति, श्रयते, ठीक है। उसी प्रकार आपको इसमें भी करना है। दी, डे, डय, डयते, नी, ने, नय, नयति, नयते, ठीक है ना। अब आपको इकारांत में आपको पता लग गया ना, इकारांत में कुछ नहीं करना है। यदि धातु आपकी इकारांत है और भवादी गण की है तो गुण करिए, और स्पेशल कोटि में नहीं पड़ेगी, गुण करिए और केवल विकर्ण लगा दीजिए, एचो या से आदेश कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इकारांत धातु केवल दो हैं, ठीक है आपकी। अब आई आपकी उकारांत धातु, तो दोबारा मैं बताना चाहूंगा उकारांत धातु, अब ये भी उकारांत इगंत में आती है कि नहीं आती है, बताइए जी। उकारांत भी आती है, दस इकारांत, दीर्घ उकारांत दोनों आती हैं। तो इनको क्या करेंगे? इनको गुण करेंगे तो क्या होगा? ओ का वा, ओ का ओ, और फिर ओ को फिर अवादेश करेंगे। ओ को क्या आदेश करेंगे? अब तो देखिए धातु है पहले आपकी ध्रुव, ठीक है। ध्रुव, ध्रो, ध्रव, ध्रवती। ध्रुव को ध्रुव कैसे हुआ आपको पता लग गया ना, किस सूत्र के द्वारा? सार धातु का अर्ध धातु से गुण हो गया, और फिर एचो या से अवादेश हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है। दू, दो, दव, दवती, द्रु, द्रो, द्रव, द्रवती, श्रु, श्रो, श्रव, स्रवती, सु, सो, सव, सवती, गु, गो, गव, गवते, ठीक है। उसी प्रकार अब आपको क्या करना है? भू को देखिए, भू धातु है आपकी। अब आइए भू धातु आपकी सबकी, जो धातु सबसे पहले करनी चाहिए थी, ठीक है। अब देखिए, अब भू को करिए। भू, भो, भव, भवती। समझ में आपको? अब बनाना आगे कि नहीं आएगा बताइए आपको। अब
अब रिकारांत में देखते हैं कि रिकारांत में गुण करने पर क्या होता है। और आदेश होता है। और आदेश होता है। तो एक बार रिकारांत का हम देख लेते हैं, और रिकारांत में हम एक बार लेते हैं, हम अपनी हिरी धातु को लेते हैं। ठीक है, ये जो दिख रही है ना आपको हरी हरणे, उसी पे हरी को ले ले या कुछ भी ले ले, दोनों को एक ही रूप बनेगा। क्रिया धातु नहीं आती इसमें? क्रिया आएगी, लेकिन वो आपके दूसरे गण की है। हाँ, वो तो डुकरी आएगा ना। हाँ, डुकरी करणे, पर उसमें बचेगा तो क्री महोदय, पर अंतिम में री तो मिलेगा ही आपको इत संज्ञा करने के बाद। ठीक है, अब ये देखिए आपकी धातु हमने ले ली, श्री धातु ले ली, कौन सी है? हिरी थी, री थी। ठीक है, तो आपने ले लिया हरी धातु, प्लस हमने लगाया शप विकरण लगाया, प्लस ती प्रत्यय लगाया, शप में बचा अ। ठीक है, अ हमारा अजादिपित प्रत्यय है। ठीक है, अजादिपित होने के कारण क्या हो जाएगा, सार्वधातुक आर्धातुक से गुण हो जाएगा। गुण होने पर, हिरी को गुण होने पर क्या होता है महोदय? अरादेश होता है। अरादेश होता है। ठीक है, अब हमने जब हिरी को अरादेश हो गया तो हमने जोड़ दिया, तो क्या हो गया आपका? हर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एचो या वयावर लगेगा क्या, बताइए? नहीं लगेगा। नहीं, एच नहीं है इसमें, नहीं लगेगा ना, तो केवल आपको क्या करना है, अब केवल को जोड़ देना है। विकरण लगा दिया, तो आपको बस इतना करना है, हरी हर हरती, बस आपको गुण करना है। आप केवल क्या करना है, गुण करना है। हरी हर हरती, हुरी हुवर हुवरती। समझा ना मुझे आप सबको? बस कुछ नहीं करना है। ये एनोटेशन बंद कर दीजिए, कौन कर? मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब रिकारांत में चले गए हम, तो आप ये क्या हो गया, हाँ, तो अभी देखिए किसके यहाँ से आवाज आ रही है? ये अन्न करके कोई है। आप देखिए, अब ये ग्री सेचने धातु है आपकी। अब ग्री को क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ग्री को गुण करेंगे तो महोदय क्या होगा? सौरभ महोदय, नींद आ रही है आपको? नहीं। तो बताइए क्या होगा? आदेश होगा। ग्री को अर हो जाएगा, तो ग्री गर गरती, घ्री घर घरती, ध्री धर धरते, ध्री धर धरती धरते, श्री स्वर स्वरति स्वरते स्वरति, बस। ठीक है, भर ग्री को भरती। ठीक है, अब आप ये देखिए, अब दीर्घ रिकारांत होगी। अब दीर्घ रिकारांत धातु होगी तो उसको तब भी, उसको भी गुण होगा तो क्या होगा? अरे ही होगा। उसको भी गुण होगा तो क्या होगा? अरे ही होगा। तो त्री को क्या होगा गुण होने पर? तर, तरती। अब आपको क्या बोलना है? त्रिप्लवण तरणयोः। ठीक है, स्विमिंग करने के लिए आपको इस धातु का प्रयोग करना है। तो तैरना अर्थ में, उतारना अर्थ में, पार जाना अर्थ में तरती। तो कहते हैं ना, भगवान हमको तार दीजिए। भगवान हमको तार मतलब पार, हमारी जो नैया है नैया पार लगाइए, नैया पार लगाइए। थोड़े करने लगे अभी हम लोग रूप बनाने में तरती। तो हमको तरती बोलेंगे भगवान से, क्योंकि हमको भगवान के पास जाना है, तो भगवान से बोलना तो पड़ेगा भगवान जी हमें। अब हम भगवान जी को हिंदी नहीं आती होगी तो हम क्या कहेंगे फिर कि भगवान जी हमको संस्कृत में बोलना पड़ेगा ना भगवान को। तो तरती हो गया आपका। अब देखिए, जो धातु आपकी एजंत है, अब एजंत है तो ये तो पहले से ही गुण है आपका, इनको पहले से ये ए है, इनको क्या करना है? बस कुछ नहीं करना है, इनको बस क्या करना है? एचो या वाया से अब आदेश कर देना है। तो जितने भी एजंत है, मतलब ए को आय आदेश होगा, ओ को अव आदेश होगा, आई को आय आदेश होगा। अब यहाँ पर देखिए, आई को होगा ना, आई को क्या आदेश होगा? आय। तो दे को दय, मे को मय, धे को धय, वे को व्ययति, वे को वयति। ठीक है, अब उसी में देखिए, अब जितनी भी अभी आ गई आई कारांत आ गई, दई आई है, दई शोधने है ना, दई में देखिए दई है, तो दई को क्या होगा? आय। तो दायती हुआ। गई को कैसे हुआ? गायती। तो गई शब्दे, गई शब्दे किस अर्थ में? गाना अर्थ में। तो गायना अर्थ में गायती बनता है ना आपका, गायती। सर ये स्वरित शब्द है, ये नीचे जो, ये तो स्वर है, स्वर प्रक्रिया है, स्वर प्रक्रिया का विशेष वो है। ठीक है ना, ऐसा समझ में आपको? स्वर प्रक्रिया का थोड़ा वो है। अब आपको भवादिगण की, अब आपको सारी अजंत धातु बनानी आ गई है आपको। ठीक है ना, क्या करना है? केवल पता नहीं कंप्यूटर करंट मार रहा है मेरा आज।
मैं वो लगाया ना, तो ये फिर आपको जितनी भी इकारांत धातु होंगी, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत, उनको आपको गुण करना है। और जब इकारांत और उकारांत को गुण करेंगे तो दोबारा एचो यवा यवा लगाना है, और ऋकारांत में गुण करेंगे तो एचो यवा यवा नहीं लगाना है। और जितनी भी ए ओ आई ओ बनेंगी उनमें आपको सेवा आदेश एचो यवा यवा आदेश कर देना है। अब आपको एक बात समझ में आ रही है कि एचो यवा यवा जो सूत्र आपने पढ़ा वो कितना महत्वपूर्ण सूत्र है। अब मैं उसको आपको स्टार्टिंग में बता देता तो आपको समझ में आता क्या वो सूत्र, नहीं आता, पर अब आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है ना। अब आपने देखिए कितनी धातु सिद्ध कर लिया आपने, 42 स्पेशल होगी, उसके बाद ये जितनी भी आ रही है ना शई शाय, ये अब देखिए ये स्नायु को स्नाय, ठीक है, स्नायु को क्या हो गया स्नायति। अब देखिए इदुपद धातु का मतलब क्या होता है, जिस धातु की उपधा में ई हो, ठीक है। तो मैंने आपको ये बात बताया था कि जितनी भी आपकी ऐसी धातु होगी जिनकी उपधा में लघु इक हो, क्या हो, लघु इक हो, उनको गुण हो जाता है। गुण कौन करेगा, लघु पदस्य च, पुगंत लघु पदस्य च, ठीक है। तो देखिए टिकरी में टिक है, टिक बचा, तो टिक में उपधा में क्या है, इदुपद बोलने का मतलब यह है इस जिसकी उपधा में ह्रस्व ई हो। तो माता जी ने सारी की सारी जितनी भी धातुएं हैं जिनकी उपधा में ह्रस्व ई आता है उन सभी धातु को लिख दिया है, ठीक है ना। देख रहे हैं आप सभी, ये देखिए यहाँ तक 153 तक सारी सारी जितनी धातु हैं जिनकी उपधा में ह्रस्व ई आता है उन सभी धातु को लिख दिया है। अब ई को बस वही है, ई को गुण होगा तो क्या होगा ए, उपधा में लघु इक को गुण होगा तो क्या होगा, ई को गुण होगा तो ए। तो टिक को क्या हो गया टेक, टिक को टेक, इक को एक, ठीक है ना। इसमें एच वाई लगेगा क्या बाद में, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि टिक में ई के बाद में का है, बाद में अच नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए आपको सारी बस कुछ नहीं करना है, जितनी भी इदुपद धातु होंगी उसमें क्या करना है, पुगंत लघु पदस्य से आपको केवल गुण कर देना है। अब चलते हैं जितनी, अब चलते हैं उदुपद में, उदुपद में भी गुण कर देना है आपको, ठीक है ना। अब कुक आदाने देखिए, अब कुक आदाने देखिए, इसके यहाँ से आवाज है, श्यामला जी, श्यामला जी देखिए कुक है, कुक, तो कुक को, अब कुक में जो ऊ है उसको गुण करने पे क्या होगा, कोक, जो पीते हैं ना हम लोग, कोक पीते हैं, कोक, लिम्का, ये सब, तो ये सब। श्यामला जी प्लीज अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। अरे आप ही कर सकते हैं, मैं कर दिया, हाँ सबको कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। अब आपको समझ में आया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि जितनी भी उदुपद धातु होंगी आपको क्या करना है, आपको केवल गुण कर देना है, ठीक है। जिनकी उपधा में ह्रस्व ई होगा, याद रखिएगा मैं जो जिस वर्ड पे फोकस कर रहा हूं वो है आपका लघु इक। यदि दीर्घ इक होगा तो उसको गुण नहीं करना है आपको, अभी आपको आगे पता लगेगा आगे, ठीक है। तो अब सारी सारी उदुपद धातु होंगी ह्रस्व, जिनकी उपधा में ह्रस्व ऊ होगा उनको गुण कर देना है, ठीक है। और ऐसी प्रकार देखिए त्रुप को करने पर, त्रुप में ह्रस्व ऊ है तो त्रुप को त्रोप, त्रोपति, ठीक है ना। अब आगे आपकी कि जिन धातुओं की उपधा में ह्रस्व री हो तो उनको क्या होगा, तो सृप धातु आपकी सृप, ठीक है ना, आदेश होगा, हाँ। तो सृप का अर्थ है सृपलरी गतौ, तो सृप धातु का अर्थ होता है सरकना, चलना, रेंगना, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, सृप धातु है तो सृप धातु से हमने क्या कर दिया, हमने गुण है कर देंगे, करेंगे नहीं करेंगे गुण, क्योंकि उपधा में लघु इक है तो गुण कर दिया, सृप को गुण करने पे सर्प बना, विकर्ण जोड़ दिया और शब्द विकर्ण जोड़ दिया तो सर्पा बन गया, ठीक है। अब हम बोलेंगे सह सर्पति, वह रेंगता है, ठीक है। अब इसी धातु से ही, सृप धातु से ही आपका सर्प बनता है, पर उसमें कृदंत प्रत्यय लगता है, प्रत्यय क्या लगता है, कृदंत प्रत्यय लगता है, ठीक है ना। तो आगे चल करके जब हम पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, समय अगर हम विषय के ऊपर समय देंगे ना तो हमें ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अब सरपति सब बनता है, सिर्फ से सरबती कैसे बनता है आपको समझ पता लग गया, क्योंकि इनकी उपधा में वृष धातु है,
मृष्य वर्षति बनता है, मृष्य मर्षति, ठीक है। अब देखते हैं, अब चलते हैं आगे। अब उपधा में लघु इक बोला था, ठीक है महोदय, उपधा में लघु इक बोला था, तो गु लघु इक तो यहां तक खत्म हो गया, गृह तक। अब इन्होंने कहा अवशिष्ट धातु। अवशिष्ट धातु का मतलब क्या है महोदय, कि जो भी आपने धातु अभी तक पढ़ी, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, जितने भी धातुओं कार्य होते हैं, इकारांत को अलग कार्य होता है, उकारांत को अलग कार्य होता है, इकारांत को अलग, ऐसे एजंत, फिर इदुपद, उदुपद, ऋतुपद पढ़ी। अब इनसे जो बच गई हैं उन धातुओं को बता रहे हैं कि अब 240 से लेकर के जितनी भी 950 धातु है, जितनी भी, वो सारी धातु कैसी हैं आपकी, अवशिष्ट हैं। अर्थात कैसी हैं कि उनमें वो सारी बची हुई है, उनमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप विकर्ण लगा देंगे ना तो बन जाएंगी। जैसे स्तक धातु थी, स्तक में विकर्ण लगाया तो स्तका बन गया, अक में अका, तक में तका, चक में चका। कुछ नया नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपका। तो आपको, ठीक है, कखती कखते। अब देखिए अभी भी अधुपद आ गई इनमें भी। अब चलते हैं, देखिए तट, ये सब आपके अधुपद है। ये सारी आप कोई सी भी धातु आप ले लीजिए, आपको बनाना आ जाएगा। अब देखिए जिन धातुओं की उपधा में दीर्घ ई हो गया, दिख रहा है आपको, शीघ्र धातु दिख रही है आपको। तो यहाँ पर अगर किसी का प्रश्न हुआ आगे चल करके, कभी किसी ने पढ़ा नहीं होगा और आगे किसी ने पूछा कि तीघ धातु में आपने गुण क्यों नहीं किया, तो आपको क्या बोलना है, क्योंकि उपधा में लघु एक नहीं है, ठीक है ना, ये आपको ये बोल देना है, ठीक है। लोक में, लोक पहले से ही लोक है, लोक दर्शने, ठीक है, लोक, समझ में आपको। अब आप देखिए आगे उसी प्रकार ऐसे। अब ये जो आपकी जो दिख रही है आपको, ये धातु है कुछ रगी गतऊ, इनको रंग रगी है, और ये ना कहां से आगे बीच में, किसी को कुछ ध्यान आ रहा है? नुमागमन हुआ, नुमागम हुआ। किस सूत्र के द्वारा हुआ? 4 विधि से। हाँ बिल्कुल महोदय, 7 यदि तो नुम धातु है, इस सूत्र से यदि तो नुम धातु, यदि तो नुम धातु हो और मितचोन्त्यात् पर है, इन दो सूत्र के द्वारा क्या हो गया, रगी को रंग बन गया, लगी को लंग बन गया। तो अब जो ये रगी को ना बनने के बाद फिर न हुआ है ना, इसकी प्रक्रिया मैंने आपको पढ़ाई, मैं आपको बता चुका था, नश्चा पदांत से जली और अनुस्वार से प्रसवर्ण, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको अगर नहीं आएगा तो केवल इतना है कि बाद वाला जो वर्ण होगा ना उसके अंतिम अक्षर पंचम अक्षर कर दीजिए। तो ग है, कवर्ग है, तो गवर्ग का पंचम अक्षर कर दीजिए, ठीक है, ऐसे करके। अब इसी प्रकार सभी आपको धातु सिद्ध होगी। ये जो आपकी, अब आप देखेंगे ना, अब धातु पाठ को एक बार, धातु पाठ और पुस्तक को देखकर कम से कम 10 घंटे दीजिए केवल भवादिगण में। भवादिगण में केवल आप देंगे ना जब, तो आपको पता लगेगा अरे ये तो बिल्कुल आसान है, कि केवल 42 धातु में हमें सीखना था और उसके बाद आपको सारी धातु हमारी आसान है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता हूं कि केवल 42 धातु आपकी विशेष है, आपकी हर धातु आपकी विशेष है। किनको छोड़ करके, जो आपकी ये जो अवशिष्ट बची है ना, इन अवशिष्ट को छोड़ करके सारी धातु जो आपकी 120 धातु थी या सारी आपकी विशेष है। क्यों? क्योंकि इनमें भी तो कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, तो उस कार्य से भी ज्यादा बढ़ करके जो कार्य हो रहा है वो कार्य किसमें हो रहा था, इन 42 धातुओं में हो रहा था, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है, आपको कोई भी धातु ले लीजिए, आप कुछ नहीं करना, बस आपको विकर्ण, शब्द विकर्ण जोड़ना है। जैसे ये आपकी मिलेट धातु है, मिलेट से मिलेटा, मिलेटती, मिलेटता, ठीक है, आपको सभी को समझ में आ गया। अब आप खुद देखेंगे ना पुस्तक को, आपको समझ में आ जाएगा। कोई सी भी धातु ले लीजिए, पर्प से पर्प, पर परपति, कम कम कंपते, ठीक है, मीम मीम मिमति, कोई सी भी धातु लीजिए आप भवादिगण की। अब आप आराम से सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ चल करके, आगे चल करके आपने 993 धातु, 993 धातु आपने कितनी सिद्ध कर ली है। आप सभी को 993 धातुओं से 4 लकारों के प्रत्यय लगाने आपको आ गए हैं, ठीक है। आपको अब आपको कुछ सोच रहा हो कि मेरे को तो नहीं आया है, पर उसको आ चुका है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि आपके हाथ में आके कुछ मिल जाएगा कि ऐसे। आपके दिमाग में आ चुका है, आप उसका जब अभ्यास करेंगे ना तो आपको पूरा अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है। कोई भी धातु देखिए, माह धातु है, माह है, ठीक है, इसमें विकर्ण जोड़ दिया, माह बन गया, और फिर प्रत्यय लगा दिया तो माहती, माहते बन गया, ठीक है। अब मंजू भाई जी का प्रश्न पूछ लेते हैं एक बार। सर ये जो कौन सी नंबर है 499,
जी 499 एक मिनट। धातु भी सारी है ना ये। ढोकरी, ढोकरी, डॉक्टरी। तो इसमें ये वृद्धि है इसलिए वापस गुण नहीं है इसलिए इसका अय नहीं हुआ ना। अब मैं चाहता हूँ इसका आंसर आपको कोई निकुंज महोदय या किशोर महोदय कोई दे, या जलपाजनी जी कोई भी दे, श्यामा देशमुख जी कोई भी। तो उसमें तो ऑलरेडी अपने दीर्घ दीर्घ हुआ है, तो उसमें और क्या गुण होगा? उसमें औ ऑलरेडी है। हाँ ढौक, ढौक का खाली इसमें इत संज्ञा होकर के सिर्फ ढौक बनेगा, और बाद औ में की रहेगी। हाँ औ का औ रहेगा, प्लस अब अपना शब्द जोड़ने के बाद तो ढौक, और ये आत्मनेपदी में चलता है तो ढौकते। हाँ ठीक है, ये जो पाणिनि जी जो धातु पढ़ी है, पाणिनि जी ने ये ढौकरी ही पढ़ी है, आपको दीर्घ ही पढ़ा था पहले से ही। ठीक है, तो हाँ, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको गुण कहाँ करना है, केवल जब आपको उपधा में लघु इक मिलेगा। लघु इक मतलब रस्व उ, रस्व ई, रस्व री, रस्व लृ। ठीक है, तो लृ का तो मिलता नहीं है, आपको समझ में आ रहा है ना कि लृ को बोलते हैं लृ को, पर लृ का मिलता नहीं है इतना। पर जैसे कहीं पर मिल जाए लृ का उपधा में, जैसे हमने कल्पते बनाया था ना, हमने कल्पते, तो वहां पर कृत धातु हमने क्लिप आदेश कर दिया था, तो ऐसा अगर कहीं मिल जाता है तो आपको वो वहां पर कर देना है। ठीक है ना, क्योंकि वहां पर भी नियम लागू होता है। किशोर महोदय। हाँ मनीष जी, बहु उत्तमम। आज हमारा ये भावाब्दिगण क्लियर हुआ। बाय 50 गेट 993 सारा क्लियर हुआ। और जो हमें समझा है, मैं ब्रीफ में बोलता हूँ कि अगर हम भावाब्दिगण में है तो 42 स्पेशल जो धातु है उसको थोड़ा देखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इगंत अंग है तो उसको गुण कर देना है, गुण कर देना। इगंत अंतिम ई को दो होगा, इगंत तो क्या बोलता है, इक होगा, उसको गुण होगा। और उसके बाद संधि है, एचओ आया हुआ, या जो भी संधि का। अगर आप देखिए भवादिगण में आ तो मिलेगा ही, तो आपको कर देना है, क्योंकि आपका आजादी अच्छा है। ठीक है ना। हाँ, तो और उसके बाद अगर वो हलंत है तो उसमें उपधा में जो अगर लघु एक है तो उसको ही कार्य अंग कार्य होगा। और उसके अलावा बाकी सब संधि ही है, बाकी सब जोड़ देना है, आपको कुछ नहीं करना, वर्ण सम्मेलन कर देना है आपको। हमारा तो क्लियर हो गया आज, मतलब हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं लेकिन आज हमारा क्लियर हुआ है। धन्यवाद। अब और महोदय, ये तक्षणोती जो आपने बनाया भवादिगण में, इसको किस गण की हम लोग बोलेंगे? भवादिगण का ही बोलेंगे, भवादिगण का ही आपको बोलना पड़ेगा। एक मिनट, तक्षति तो बोलेंगे, तक्षणोती को भी भवादिगण की बोलेंगे। देखिए मैं आपको ये मानता हूँ ना, आपको एक आपकी बात समझिए कि आपको ये जो गण का नाम ले रहे हैं ना, आप ये गण का नाम, आपको केवल ये गण का नाम आपको विकरण यूज करने तक ही लेना है। केवल कहाँ तक लेना है? विकरण यूज करने के बाद ही। हम कभी भी ऐसे बात करते हैं क्या, रामः पठति भवादिगण, रामः गच्छति भवादिगण? नहीं करते हम। क्यों? क्योंकि हमको मतलब ही नहीं है। क्यों? हमको जब हमने पठती हमने सिद्ध करना था, तब हमको गण की जरूरत थी कि गण है, ये कौन से गण की धातु है, तो हम इसको कौन सा विकरण लगाए। केवल इतना समझने के लिए हमने गण का विचार होता है। यदि आपने विकरण एक बार लगा दिया है तो अब आपको ये बार बार विचार नहीं करना कि भवादिगण की धातु है, ये भवादिगण की धातु, भवादिगण की धातु नहीं। केवल भवादिगण की धातु आपको किस लिए आपने पढ़ी कि विकरण लगा सके। कौन सा विकरण लगेगा इसलिए पढ़ा आपने। ठीक है, केवल। धन्यवाद जी। और किसी का कोई प्रश्न हो? और आप सभी को समझ में आ चुका है? ठीक है, अब आपका अगली कक्षा में चलेगा आपका भवादी दिवादी। ठीक है, अब आपका चलेगा अगली कक्षा में दिवादिगण। और एक बार मैं इसे देख लेता हूं कि दिवादिगण आपका कितने, एक मिनट, कितने एक दिन में हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा, मैं देख लेता हूं। वैसे एक कक्षा में आपका दिवादिगण पूरा कर दूंगा, कोशिश करूंगा। पहले एक बार देख लेता हूं कितनी धातुएं। तो ये आपकी हो गई। मैं आपको जो सूत्र आज क्लास में पढ़ के आने के लिए कहूंगा, आप सभी लोग वो सूत्र पढ़ के आइएगा। ठीक है ना। अभी आपको मैं देख लेता हूँ कितनी धातु। कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ये कुछ सूत्र याद करके आने हैं। ठीक है ना। आपको मैं आपको सूत्र कक्षा में आने से पूर्व मैं आपको बता दूंगा, अगली कक्षा में जो हमारी गुरुवार को होगी
उस कक्षा में। और अब से महोदय सारी क्लासेस हमारी 8:30 से करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो मेरे बड़े भैया हैं उनकी 10 बजे से क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो जो हम अपनी क्लासेस 8:20 से स्टार्ट कर देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं होगी 8:20 से? आप लोग 8 बजे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 8 बजे से कर लेते हैं। 8 बजे से 8:20 ही रखिए महोदय, 8:20 ठीक है। 8 मतलब वही चल जाए, 8 बजे से कर लेते हैं। आप 8 बजे बोलने से 8:20 से धीरे धीरे होगा महोदय। 8:20 ठीक है, 8 बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 8:20 से 8:20 सही है महोदय। 8:20 से 9:50 तक कर लेंगे। तो इससे क्या है कि हमारा हो भी जाएगा, और फिर 10 मिनट के अंदर जो मेरे भैया की क्लासेस चला करेंगे वो भी अपनी क्लासेस ले करेंगे, ठीक है। तो और अब देखिए, केवल ज्यादा नहीं है आपको, केवल आपके कुछ सूत्र हैं। कौन कौन से सूत्र हैं आपके, मैं आपको एक बार फिर नाम ले लेता हूँ। एक तो देखिए, आपको याद है, वो आप पढ़ चुके हैं सूत्र को। देखिए वैसे आप लोगों का समय है क्या? करिए, आज तो संडे है। संडे है सर, ठीक है। तो एक ये देखिए, अब देखिए त्रस धातु है आपकी। अब आपके मन में प्रश्न आया कि ये त्रस धातु में 2 रूप कैसे बने हैं। तो आपको सूत्र पढ़ चुके हैं आप, वा भ्राश ब्लाश भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसि त्रुटि लशा, पढ़े नहीं पढ़े हैं? तो उसमें पढ़ा गया है वा भ्राश भ्लाश भ्रम क्रम क्लम त्रस, त्रस पढ़ा है ना, त्रस त्रुटि लश, त्रस आ गया। तो समझ में आ गया कि इस धातु से विकल्प से शन लगेगा और शप लगेगा। तो जब शन लग गया तो क्या बन गया आपका, त्रस प्लस शन का य लग गया और ती, तो त्रस्यति। अब आपको जो एक चीज बताता हूँ, देखिए, ठीक है ना, त्रस्यति बन गया आपका और त्रस्यति बन गया। इसी प्रकार यस धातु है आपकी, ठीक है ना, तो यस धातु से आपका क्या बन गया, एक मिनट देखते हैं, यस्यति आपका बन गया, यस्यति और यसति। इसमें आपका कौन सा सूत्र लगाया मैं देख लेता हूँ। एक सूत्र है आपका यशोनुपसर्गात, ठीक है। क्या सूत्र है आपका, यशोनुपसर्गात। ये यशोनुपसर्गात सूत्र बोलता है कि जब आप यस धातु का प्रयोग करेंगे, किस धातु का, यसु प्रयत्न, ठीक है, जब आप यसु धातु का प्रयोग करेंगे और इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा होगा, अनुपसर्गात बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, अनुपसर्गात। यह आप यस धातु का प्रयोग करेंगे और जब इसमें उपसर्ग नहीं लगेगा तो इसके रूप 2 उसमें चलेंगे, एक तो इससे शन प्रकरण लगेगा, शप लगेगा, ठीक है। सब इसको समझा देता हूँ कि जैसे देखिए, यस धातु आपकी है, ठीक है, ये यस धातु आपकी है, ये यस धातु आपकी कहाँ की, दिवादी गण की है, ठीक है, दिवादी गण की है। तो इससे क्या होना चाहिए था, केवल शन लगना चाहिए था, ठीक है। पर इन्होंने सूत्र बना दिया यशोनुपसर्गात, कि जब यस धातु आपकी अनुपसर्गात माने, उपसर्ग माने किसे कहते हैं, ना उपसर्ग, मतलब ना उपसर्ग नहीं लगा हो, ठीक है। क्या हुआ महोदय बताइए, मैंने क्या बताया था, कुछ उपसर्ग नहीं लगा हो, नहीं ऐसा, वो तो ठीक है, पर मैंने आपको एक वो चीज बताई थी आप सभी लोगों को कि जब आपको किसी चीज का निषेध करना हो, उपसर्ग में निषेध करना है, ठीक है। अब उपसर्ग आजादी है कि हलादी है, मैंने कहा था जो यदि हलादी होगा तो अ लगाना है और यदि आजादी होगा तो अन लगाना है आपको। आजादी है तो अन लगाएंगे तो क्या बनेगा, अनुपसर्ग। अनुपसर्ग, अनुपसर्ग मतलब लग गया आपको कैसे बनता है अनुपसर्ग, कि ना उपसर्ग अनुपसर्ग। अब ना उपसर्ग का मतलब क्या होता है बताइए, उपसर्ग नहीं, तो सूत्र ही कह रहा है कि जब उपसर्ग नहीं लगा हो यस धातु में तब इसके 2 रूप बनेंगे, और जब उपसर्ग लगा हो तो कितने रूप बनेंगे, केवल 1 रूप बनेगा आपको, ठीक है, ठीक है ना। अब ये समझ में आया आप सभी को, यदि उपसर्ग लगा हो तो कितने रूप बनेंगे, 1 रूप बनेगा आपका, और जब उपसर्ग नहीं लगा होगा तो कितने रूप बनेंगे, 2 रूप बनेंगे। अब अगला सूत्र आता है संयसश्च, ठीक है ना। तो देखिए जैसे आप अब आपने ये अनुपसर्गात पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया ये वाला, ठीक है, समझ में आ गया ना, कि इसमें यस धातु होगी, जो यस धातु जब उसमें अनुपसर्गात, ना उपसर्गात मतलब कि जिस उसमें उपसर्ग नहीं लगा होगा तो उसके 2 रूप चलेंगे, विकल्प से शन लगेगा और क्या लगेगा, शप लगेगा, ठीक है। अब एक सूत्र आता है महोदय संयसश्च, क्या है, संयस
संयसश्च, ठीक है। अभी संयसश्च सूत्र कहता है कि सम उपसर्ग पूर्व यस धातु से भी विकल्प से। अब देखिए इसने बोला, पूर्व सूत्र ने क्या बोला कि यदि धातु में विकल्प से, अगर यदि धातु में उपसर्ग ना लगा हो तो विकल्प से रूप चलेंगे। चलेगी, समझ में आया? यदि धातु में उपसर्ग ना लगा हो तो विकल्प से रूप चलेंगे, और यदि विकल्प अगर उपसर्ग लगेगा तो कितने रूप चलेंगे? एक ही रूप चलेगा, एक ही रूप चलेगा। अब ये जो सूत्र है ये इस बात का अपवाद सूत्र है। ये कहता है संयसश्च कि जब यस धातु में सम उपसर्ग लगेगा तब भी इसके दो रूप चल जाएंगे। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? देखिए, एक में ना बोलता है, एक में फिर हाँ बोलता है। हाँ, यही बात है महोदय कि पहले क्या करा इन्होंने, पहले इन्होंने कहा कि यस धातु के दो रूप चलेंगे और यदि उपसर्ग लग जाएगा तो एक ही रूप चलेगा। अब इन्होंने कह दिया कि 22 उपसर्ग होते हैं, अब कह रहे हैं कि उन 22 उपसर्ग में से भी यदि सम उपसर्ग लगेगा तो दो रूप चल सकते हैं उसके, ठीक है। पहले प्राप्त करवाया, फिर निषेध कर दिया, फिर दोबारा प्राप्त करवा दिया, केवल एक के लिए। तो आप अब देखिए इसका प्रयोग करते हैं। तो यस धातु है, यस धातु में हमने क्या लगा दिया महोदय? यसति और यस्यति। क्यों? क्योंकि ये धातु में उपसर्ग नहीं लगा है, तो कितने रूप चलेंगे? दो उपसर्ग लगेंगे, दो उपसर्ग लगेंगे। अब ये मान लीजिए कि मैंने इसमें मैंने इसमें उपसर्ग लगा दिया, संयस नहीं मैंने अब लगा दिया, पहले आ उपसर्ग लगा दी। अब मैंने क्या बना, ये आपका अर्थ क्या बना? यदि धातु में, यस धातु में उपसर्ग लगेगा, वो उपसर्ग नहीं लगेगा तो दो रूप चलेंगे, और यदि उपसर्ग लगेगा तो एक रूप चलेगा। वो भी कौन सा रूप चलेगा? क्या लगे, कौन सा विकरण लगेगा? केवल मात्र शन विकरण लगेगा। तो अब ये मैंने इसमें लगा दिया, आयस्यति बन गया, ठीक है। अभी बताइए आयस्यति ठीक है कि आयसति ठीक है? कौन सा ठीक है इन दोनों में? आपका आयस्यति ठीक है, आयस्यति आपका गलत है। क्यों गलत है आपका? क्योंकि उसने कहा है कि यदि आप उपसर्ग लगाएंगे, यस धातु में यदि आपने उपसर्ग लगाया तो उसका एक ही रूप बनेगा, और वो किसमें लगेगा? शन विकरण लगने के बाद। तो मतलब आयस्यति ही बनेगा। और यदि कभी आपको आयस्यति दिखे ना, तो अब आप लोग वैयाकरण हो चुके हैं, ठीक है। आपको मना कर दे, नहीं आयस्यति नहीं बनता है। अब वो पूछेगा क्यों नहीं बनता है, तो आपको बोलना यशोन उपसर्गात। सूत्र कहता है कि यदि उपसर्ग लग गया तो एक ही रूप चलेगा, और वो भी शन विकरण लगेगा, जिसमें आप इसमें नहीं कर सकते। अब इस बात का आपको समझ, ये बात आपको समझ में आई आपको कि यदि आपने उपसर्ग लगाया तो एक ही रूप बनना है। अब इस बात का दोबारा निषेध कर रहे हैं कि चलो 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 अभी रुको, ऐसा मत करो। यदि हमने सम उपसर्ग लगा दिया, कौन सा उपसर्ग लगाया? सम, तब भी इसके दो रूप बन सकते हैं। तो अब उसने प्रश्न बोला, अब आपने किसी को बता दिया कि आयस्यति बना, और आयस्यति में आपने समझाया, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आयस्यति बना दिया मैंने, अब निकुंज महोदय बोले कि आयस्यति नहीं बनेगा, तो मैंने बोला ठीक है, क्यों नहीं बनेगा? तो आपने कहा कि यशोनुपसर्गात सूत्र कहता है कि अनुपसर्ग धातु होगी, अनुपसर्ग माने उपसर्ग नहीं लगा होगा तो उसके दो रूप चलेंगे, और यदि उपसर्ग लगेगा तो कितने रूप चलेंगे? एक रूप चलेगा, ठीक है। तो एक, मैंने कहा ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली। फिर आपने बोला समयसति संयसति, मैंने बोला अभी तो आपने मना किया कि उपसर्ग लगाएंगे तो एक ही रूप चलेगा, अब आप खुद दो रूप यूज कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? संयसश्च, संयसश्च सूत्र के द्वारा, दोनों चाहिए, हाँ, संयसश्च सूत्र के द्वारा दो रूप बनते हैं। समझ में आया? अब बोल सकते हैं कि संयसश्च सूत्र के द्वारा यदि सम उपसर्ग लगा हो तो दो रूप बन सकते हैं, मतलब विकल्प से सम और शन लग सकता है। समझ में आ गया आप सभी को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अब ये भी यस्यति होगी। अब जनी प्रादुर्भावे है, ठीक है। जनी प्रादुर्भावे के लिए आपने एक सूत्र पढ़ा था, आपने याद होगा, यहाँ जनोर्जा पढ़ा था आपको किसी ने? आपको दिखाता हूं। धातु और जन में जान जा होता है, जा और जन धातु को जा आदेश को, एक मिनट मैं बताता हूँ, एक मिनट। अब जा धातु, अब जा धातु है, ठीक है, जन धातु है। सूत्र था आपका ये रहा, उपांग पीडीएफ खोल रखी है मैंने,
आपको पढ़ाया था मैंने, ये रहा सूत्र आपका। क्या कह रहा है आप बता सकते हैं सब लोग? ज्या जनोर्जा, ज्या। और अब देखिए मैंने आपको धात्वादेश कब पढ़ाया था और उसका यूज कब आ रहा है आज, ठीक है। क्या कह रहा है, ज्या और जन धातु का जब आप प्रयोग करेंगे का जो जा आदेश उसे शित प्रत्यय के परिणाम, शित प्रत्यय बोला इसने, मतलब ऐसा प्रत्यय हो जिसके बाद जिन तालव्य शकार की संज्ञा हो, ऐसा प्रत्यय बाद में होने पर ज्या और जन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, जा आदेश हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको? ज्या और जन दोनों के स्थान पे जा आदेश हो गया, तो जा धातु थी आपकी, जन धातु थी दिवादी गण की, इसलिए हमने शन लगाया। शन में लगाने के बाद में इस संज्ञा करने के बाद क्या बचा आपका, या बचा, ठीक है। प्रत्यय लगा लिया हमने टी, ठीक है। अब सूत्र आपका आया ज्या जनोर्जा। ज्या जनोर्जा सूत्र क्या कहता है कि ज्या और जन धातु को जा आदेश होता है शित प्रत्यय के पदों पर। तो जन को हमने क्या कर दिया, शित प्रत्यय करने पर कर दिया, तो जा हो गया, और ती की जगह, मतलब ती की जगह आपने पदी प्रयोग होगा तो ते हो गया, तो जा या ते जायते, ठीक है। पता लगा आपको जायते कैसे बनता है, ज्या जनोर्जा, ठीक है। आपको मैं दोबारा कहना चाहूंगा, आपको प्रत्याक मतलब धात्वादेश की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अब आप ज्या जनोर्जा सिद्ध हो गया, तो आपकी कितनी धातु सिद्ध हो गई आपको देख लिए। चलिए प्रादुर्भाव हो गए। अब देखिए मिद धातु, मिद धातु के लिए कुछ पढ़ा था आप लोगों ने सभी ने, मिदेर गुणः, किसी को याद हो रहा होगा कुछ? अभी आज थोड़ा शॉर्ट कर ले अभी, ठीक है, ऊपर से जा रहा है जरा, अभी इतना ही कर लेते हैं। तो देखिए आपने दिवादी गण की 3 धातुएं बना ली आप लोगों ने, ठीक है, आपको पता लग गया। अब ये जो आगे धातु है ना, ये सारी मिद देव शिव श्रिव, इन धातुओं में कौन कौन से सूत्र लगते हैं, आपको अगली कक्षा में कौन कौन से सूत्र पढ़कर आने हैं वो आपको बता देता हूँ, वो आपको बता दूंगा मैं बाद में, ठीक है। मैसेज पे डाल दूंगा आप सभी को, ठीक है। आप सभी लोग जरूर पढ़ के आइएगा। हाँ जी मनीष महोदय, दिवादी गण फिर से करिएगा नेक्स्ट टाइम। नहीं, वो तो मैं करूंगा ही नेक्स्ट टाइम, दोबारा करूंगा ही अच्छे से और समझाने की प्रयत्न करूंगा तो और अच्छे से समझा सकूं। तो और पर लेकिन मैं आपको जो धातु दूंगा आप सभी को याद करके आनी है, ठीक है। मतलब धातु कह रहा हूँ प्रत्यय, ओ सॉरी सूत्र याद करके आने हैं। हाँ, जो आपको सूत्र मैसेज में डाल दूंगा। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना, याद रखिएगा, वो चीज क्या कि शप प्रत्यय और शन प्रत्यय में कितना अंतर है। इस चीज को आप भी समझ सकते हैं कि शप प्रत्यय और शन प्रत्यय में क्या अंतर है। शप प्रत्यय आपका इत संज्ञा होने के बाद उसमें अवस्था है, ठीक है, और सार धातु अब, और शन में देखिए, शन में क्या अवस्था है हमारा, यह अवस्था है। दोनों में अगर अंतर करें, प्रत्यय तो हमने पहचानना आ गया, तो प्रत्यय की पहचान जो हमने करी थी उसमें क्या था कि इत संज्ञा, ये हमारा, ये देखिए तालव्य शकार की इत संज्ञा इसमें हुई है और इसमें दोनों में हुई है। तालव्य शकार की इत संज्ञा होने के कारण ये क्या है, तिंशित सार्वधातुकम, ये सार्वधातुक है, ठीक है, हमें पता लग गया सार्वधातुक है जी, बिल्कुल सही बात, सार्वधातुक है, ये भी सार्वधातुक है, ये भी सार्वधातुक है, नीचे वाला भी। ठीक है, अब विशेष क्या है, ये आजादी सार्वधातुक है और ये हलाद, अब नहीं, अब और विचार करते हैं, ये पित्त सार्वधातुक है और ये अपित्त सार्वधातुक है कि नहीं है महोदय? जी पित्त सार्वधातुक है और ये अपित्त सार्वधातुक है। और देखिए और कैसा, ये आजादी पित्त सार्वधातुक है, हलादी, ये आजादी पित्त सार्वधातुक है और ये हलादी अपित्त सार्वधातुक है, ठीक है। तो देखिए अब एक चीज का मैं विशेष आपको ध्यान देना चाहूंगा कि दोनों सार्वधातुक है, तो सार्वधातुक को निमित्त मान करके जो कार्य होगा वो आपको करना है, ठीक है। पित्त और अपित्त को मान करके जो कार्य करते हैं आपको वो कार्य करने हैं, और आजादी और हलादी को निमित्त मान करके जो कार्य करने हैं आपको वो कार्य करने हैं, ठीक है। जैसे कि किसी सूत्र ने आकर के कह दिया, जैसे आपका सूत्र ही आपका सार्वधातुक है, यक्ष सार्वधातुक के निरुक्त आ रही है, तो ये दोनों सार्वधातुक है, इनके मतलब, ठीक है, तो ये सार्वधातुक है ऐसे करके मान लिया आपने।
पित्त और अपित्त में अंतर क्या है? पित्त में और कार्य क्या होता है? अपित्त में क्या है? जो पित्त होते हैं उसमें सार्वधातुक आर्धातुक से गुण होता है और अपित्त में का गुण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सार्वधातुकम अपित्त और किंगितिच्चा। ठीक है, तो आपको समझ में आया पित्त में क्या होगा? पित्त में गुण होता है, अपित्त में गुण नहीं होता है। तो अपित्त में आपने जो आपने पहले पढ़ी थी ना शब्द में भवादिगण में इकारांत उकारांत त्रिकारांत, उनको अब क्या होगा? अपित्त प्रत्यय पर होने पर क्या होगा? मतलब शन विकरण पर होने पर गुण नहीं होगा, तो वैसी की वैसी ही रहेंगी। इन दोनों में ये विकरण ये चेंजेस है, शब्द में गुण होगा और शन में गुण नहीं होता है। आजादी और हलादी का, तो आजादी का प्रयोजन कब होता है? जब गुण हो जाता है तो आजादी मिलता है, तो उसमें क्या अयादेश हो जाता है, और यदि इसमें गुण हो जाएगा तो इसमें अयादेश नहीं होगा। समझ में आया सभी को? तो दोनों का विचार हमने कर लिया। ऐसे करके हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। जो कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि व्याकरण पढ़ने वाले व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए। चिंतन वैसे होता है, चिंतन मतलब कि आंख बंद करके बैठ गए और वो बस नहीं, वो उसे चिंतन नहीं कहते हैं। चिंतन मतलब यही है कि दोनों सूत्र आपस में क्या कार्य कर रहे हैं उनके बारे में सोचो समझो, आपस में चर्चा करो, यही चिंतन है। गुरु जी कहते थे यही चिंतन है तुम्हारा व्याकरण के प्रति। आपस में पूछो, एक दूसरे से बात करो। अरे मैं 1 घंटा खाली हूँ, गुरु जी कहते थे मैं 1 घंटा खाली हूँ, किसी के बाद बेफालतू की बात करने, पड़ोसियों की बात करने से बढ़िया इस विषय की बात करने लग गया तो बहुत अच्छा रहेगा। हरिओम हरिओम। हाँ, सुनाई दे रहा है सर। तो आप सभी समझ में आ गया? हाँ, महोदय। आप सभी लोग संतुष्ट तो है ना आज की कक्षा से? जी जी सर, बहुत संतुष्ट है, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ महोदय, बहुत अच्छा से लगा सबको। आप सभी का भवादिगण हो चुका है। आप सब लोग एक बार देखेंगे तो आप सब भवादिगण का आराम से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अरे सुशील महोदय, नमो नमः। सुशील महोदय कथमस्ति भवान्? नमस्ते। नमो नमः सुशील महोदय। मम ध्वनि आगच्छति वा निकुञ्ज महोदय? आम् सम्यक् आगच्छति भवान्। अस्तु, तर्हि सम्यक् अस्ति। अहं पश्यन् अस्मि सर्वेपि बहु प्रसन्नाः सन्ति।